आज मैं हूं जिसकी वजह से ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कहानियां मंजर आम पर आई। सादुर रहमान डक्की भाई, मैं एनसीसीआई के दफ्तर आया। जी। सरफराज चौधरी ने मुझे कहा कि तुमने डक्की से मिलना है। मैंने कहा डेफिनेटली मिलना है, मिलाए तुझसे। वो आपको लाए, आप कमरे में आए, आप कुर्सी पे बैठे। पहला सवाल पूछा था कि क्या आप पर तशद्दुद होता है? आपने कहा नहीं जी। दूसरा सवाल था कि क्या आपसे रिश्वत ली गई? आपने कहा नहीं। तीसरा सवाल है कि आप इधर ठीक हैं? आपने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ। और फिर सरफराज चौधरी ने कहा कि मैं तो बेटा आपको तलकीन ही करता हूँ, नेक इंसान बनो। क्यों नहीं उस वक्त मुझे बताया था आपने कि आप पे तशद्दुद भी होता है, आपसे पैसे भी लिए जा चुके हैं, आपकी और आपकी फैमिली एक टॉर्चर से गुजर रही है। सरफराज साहब आए ऊपर, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अहमुंड आई। भाइयों ने कहा जी। तो वो खैर उन्होंने कहा कि इसको लेके मेरे पास। भाइयों ने हथकड़ी बनाई है, वो नीचे ले गया एडिशनल डायरेक्टर रूम के अंदर। वहां पे उसने मेरे से ना बदतमीजी शुरू कर दी। बदतमीजी क्या? थप्पड़ मारा। डॉक्टर उमर आदिल वो बता रहे थे कि आपको कई बार उनके सामने नंगा करके मारा जाता था। हुआ है। एक सवाल मुझे भी ज़हन में आता है कि आप अच्छे भले कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे, पाकिस्तान के 2-3 बेस्ट यूट्यूबर्स में से एक हैं। ये जुए की ऐप प्रमोशन में आप कैसे पड़ गए? ये शॉर्टकट क्यों? एक जुए की ऐप जिसको आप समझते हैं कि ये बहुत बुरी है, वो आपकी सबसे बड़ी जो लीग है PSL, जो मुल्की लीग है, उसकी स्पॉन्सर है। वसीम अकरम साहब की तस्वीरें हैं वहां लगती हैं और हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो व्हाई ओनली डक्की भाई? जरा हवालात का तो नक्शा खींचे। हवालात का जो सेल का जो वो है ना, दरवाजा कह लें लोहे का, उसके बिल्कुल सामने कूड़े का ढेर है। क्या वजह है कि आप एक बड़े यूट्यूबर हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं, इतने जानने वाले होते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया आपकी? अच्छा, 100 दिन की कैद के बाद आपका पहला व्लॉग आता है। एक तो पूछना ये था कि आइडिया किसका था। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये मे बी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। फोटो बनाई हुई है किसी ने, मैं उसी जगह बैठा हूँ, उसको एक जूम आउट करके 2 कैमरामैन उन्होंने इकट्ठे किए हुए। एक बंदा लाइट लेके खड़ा हुआ है, हाँ, एक बंदा पेपर लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा वो लेके खड़ा हुआ है। अब जिनमें अकल थी उनको तो पता है। उमर आदिल ने एक बार ये भी कहा कि जब डक्की आपको बता रहा था कि बिल्कुल अच्छा सलूक है, मुझे बड़ा अच्छा तरीके से रखा हुआ है, ठीक हो रहा है, सारा हो रहा है, तो उस वक्त अगर आप उसकी कमीज उठाते तो वो बैंगन की तरह होती। उमर आदिल साहब ने जब मैं आया, वो तेल शेल लगाया था। हाँ, उमर आदिल ने पोलीफैक्स लगाई थी और वैसलीन लगाई थी मेरी कमर पे। बिग ब्रदर कौन है वैसे? ये इरशाद भाई जानते हैं आप बिग ब्रदर? बड़ा भाई। 1-2 जगह पे तो आप गए भी ना? जी। उन्होंने बड़े बड़े महलनुमा घर में बुलाया था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैसे आप अपना केस हल करवाओगे? मैंने कहा जो लीगल चैनल के थ्रू करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका दिमाग ठीक है, इस तरह आप हल करवाओगे? आप को नहीं पता ये किस तरह का मामला है, आपको नहीं पता ये कहाँ तक गया है मामला। उन्होंने ना ये इशारा दिया कि ये मामला जो है ना, ये ऊपर वाली जो अथॉरिटीज, पता नहीं किन किन के पास जाके लगा रहा है ये मामला। तो ये वो ना उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है कि साद को तुम दो, ये उनके वर्ड्स थे। $3,26,420 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। वो भी अभी तक उधर ही हैं सारे। वो बेल हो तो आप जेल में ही थे? जेल में। तो आपको किसने खबर सुनाई? उधर ही इंचार्ज थे, उन्होंने सबसे पहले आके खबर दी मुझे, वो उसने आके मुझे बताया है। और कैसा फील हो? रो पड़ा हमें, मैं उसको गले लग गया लंबा। जब आप जेल से बाहर निकले, आगे कौन लेने आया था? भाई लेने आया था। जब मैं जेल से बाहर निकला, ये भी चुप था, मैं भी चुप था। जैसे ही गेट के बाहर से निकले हैं,
हमने एक दूसरे की तरफ देखा है, हमने ऐसे मतलब चीखें मारी हैं गाड़ी के अंदर कि मतलब भाई साहब क्या हो गया भाई। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इरशाद भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये कहानी अब शर्मनाक से शर्मनाक होती जा रही है। वो इदारा जिसने जुर्म रोकने थे, वो इदारा खुद जुर्म करने लग गया। डीजी जो साबिक डीजी है एनसीसीआईए का, वो बरतरफ हो चुका है। 7 अफसर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, इंसान नुमा 7 अफसर, मुझे यकीन करें दुख हो रहा है इनको इंसान नुमा भी कहते हुए, इंसान नुमा 7 अफसर कोट लखपत जेल में हैं। 16 पर पर्चे हैं, कई भागे हुए हैं, कई ने जमानतें करवाई हुई हैं और अब वो पेशियां भुगत रहे हैं। और ये वो इदारा था जिसने हमारी मदद करनी थी, साइबर क्राइम जुर्म रोकने थे। ये खुद जुर्म करते रहे और ऐसी दीदा दलेरी से जुर्म करते रहे कि मैं हैरान रह गया जब कहानियां बाहर आई कि इतनी नाइंसाफी भी हो सकती है, इतनी अंधेर नगरी भी हो सकती है, इतना जुल्म भी हो सकता है। और 15 सर्कल हैं जी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। हर सर्कल से मंथली नीचे से ऊपर तक जाती थी। लोगों को पकड़ना, नंगा करके मारना, ज़हनी टॉर्चर देना, खानदानों को हरास करना और भत्ते, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट। इसके आगे भी एक कहानी है। मेरे पास ये 1-2 पेपर आप देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेपर आए हैं और बहुत सारी ऐसी कहानियां आई हैं। बच्चियों के साथ जो कुछ होता रहा, 20-22 बच्चियां, ये कहानी कभी आपको सुनाऊंगा। दुख भरी है, तकलीफ भरी है कि उनके साथ क्या कुछ होता रहा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लाहौर ऑफिस में। और जब ये 6-7 जो अफसर हैं ना, जो इंसान नुमा अफसर हैं, ये जब इनसे तफ्तीश हो रही थी, ये हवालात में थे, तो इनसे एक सवाल किया गया सारों से कि जो कुछ हमने सुना है और जो कुछ आपने बताया है, इसके बाद अगर आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी घर की कोई खातून, अगर उसको कोई साइबर के हवाले से प्रॉब्लम हो तो वो एनसीसीआईए में जा सकती है? सबका जवाब था कि नहीं जा सकती, उसे नहीं जाना चाहिए। ये हाल था नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। मैं कहानियां आपको सुना रहा हूं जो विक्टिम रहे इसके, जिन पर जुल्म किए गए। डॉक्टर उमर आदल की कहानी आपको सुना चुका हूं। वो बता रहे हैं कि मुझसे 25 लाख लिए गए, किस बात के, कि तुम्हें जुडिशियल कर दिया जाता है। और आज मैं हूं जिसकी वजह से ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कहानियां मंजरे आम पर आई। सादुर रहमान डक्की भाई मेरे साथ हैं आज, और उनके साथ उनके भाई हैं ज़िया जुल्फ़कार। ज़िया जुल्फ़कार बहुत कुछ हो सकता है ना बताएं। अभी मैं इनसे कह रहा था कि जो कुछ इन 100 दिनों में आपने फेस किया, क्या वो कभी बता पाएंगे? कहते हैं नहीं। हाँ, कहते हैं कि 10-15 साल बाद किताब लिखूंगा और हमें उस किताब का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो ये नहीं बता सकेंगे, लेकिन बहुत कुछ है जो ये बताएंगे। डक्की भाई के साथ जो कुछ हुआ वो आप इनका व्लॉग देख चुके हैं। 100 दिनों की जेल और हवालात के बाद या कैद के बाद जो कुछ इन पे बीती, उसका 5 या 10% इन्होंने बताया है। और आज मैं सुनने आया हूँ वो कहानी। और इसके बाद अभी कोई 15-16 और लोग हैं जिनके पास मैंने जाना है, जो एनसीसीआईए के मुल्ज़म थे और एक गंदी सी हवालात में थे, और किस तरह उन पर टॉर्चर हुआ, किस तरह उनकी फैमिलियों के साथ सलूक हुआ, ये सारी कहानियां आपको सुनाऊंगा। तो आज मेरे साथ हैं डक्की भाई, सादुर रहमान डक्की भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। मेरे लिए ये खुशी का मौका है, ऑनर की बात है, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। और मैं क्या कह सकता हूँ, यानी आप दोनों से, आपकी पूरी फैमिली से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी बेगम अरूब भी आती, और वो आई भी। लेकिन मैं हैरान हुआ कि वो जो इतनी बहादुरी से जिसने
100 दिन कहाँ ये फाइट किया जिया और उसने, वो कैमरे से इतनी। असल में वो कैमरे से नहीं उसको इशू, वो ये चाहती है कि ये 3 महीना जो उस पे गुजरी है ना वो पूरी तरह भूल जाए। वो उसने मेरी वीडियो भी शायद नहीं देखी होनी उस तरह से पूरी, ना वो इस बारे में उससे कोई क्वेश्चन करता तो वो इस बारे में बात नहीं करती है। तो वो भी मुझे यही कह रही है, मैंने कहा था यार इरशाद भट्टी साहब आए हैं तो पॉडकास्ट बना लेते हैं, तो कहती यार मैं पास्ट 3 मंथ्स का बिल्कुल हल्का सा अपने माइंड में भी नहीं लाना चाह रही ना, तो मैंने कहा चलो मैं इनसे कह देता हूँ। हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि दरमियान में वो आके ज्वाइन करें, और उनसे मैंने 1-2 सवाल ही करने हैं। वो ये करने हैं कि आप खवातीन के लिए रोल मॉडल हैं। जिस तरह जुल्म को आपने फेस किया, एक तो अंदर साद जुल्म को फेस कर रहा था डक्की, और एक बाहर जिया और वो फेस कर रहे थे जो फाइट कर रहे थे। तो यही पूछना था। बहरहाल अच्छा, मुझे सबसे पहले मैं कहानी शुरू करता हूँ कि आपको याद होगा मैं NCCI के दफ्तर आया। जी जी। मैं उस दिन गालिबन छुट्टी का दिन था और सरफराज चौधरी के दफ्तर में बैठा हुआ था, वो भी बैठे हुए थे। जी जी। और सरफराज चौधरी ने मुझे कहा कि तुमने डक्की से मिलना है। मैंने कहा डेफिनेटली मिलना है, मिलाए तो सही। वो आपको लाए, आप कमरे में आए, आप कुर्सी पे बैठे, और मैंने आपसे 2-3 सवाल पूछे थे। ऐसा ही है। पहला सवाल पूछा था कि क्या आप पर तशद्दुद होता है, आपने कहा नहीं जी। दूसरा सवाल था कि क्या आपसे रिश्वत ली गई, आपने कहा नहीं। तीसरा सवाल है कि आप इधर ठीक हैं, आपने कहा मैं कंफर्टेबल हूँ। और फिर सरफराज चौधरी ने कहा कि मैं तो बेटा आपको तलकीन ही करता हूँ, नेक इंसान बनो, जब बाहर जाओ तो अगली नस्ल के लिए अच्छा काम करो। तो क्यों नहीं उस वक्त मुझे बताया था आपने कि आप पे तशद्दुद भी होता है, आपसे पैसे भी लिए जा चुके हैं, आपकी और आपकी फैमिली एक टॉर्चर से गुजर रही है। मैंने ये अपनी वीडियो में जिक्र किया है कि मैंने ना बीच में डिसाइड कर लिया था जब जुनैद सलीम का पॉडकास्ट आ गया था, क्योंकि मुझे उसका आफ्टर रिएक्शन का पता था कि पूरे डिपार्टमेंट में किस तरह से जो है ये मतलब मेरे पे प्रेशराइज हुआ था कि अब आपने कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं करनी या किसी को नहीं बतानी। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि यार मैं कोई मजीद कुछ खाता, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो मैंने ये बात फैमिली को भी नहीं थी बताई। फैमिली को 3 माह सिर्फ जिया को मैंने ये बात बताई थी बीच में ड्यूरिंग माई जेल टाइम कि ये भी अंदर होता रहा, ताकि वो मैसेज आगे जो रेलिवेंट लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे थे उनको कन्वे कर सके। और लेकिन ना मेरी अम्मा को पता, ना रूप को पता, उनको ये मेरी वीडियो देखने के बाद ही पता लगा सारा। और उससे पहले जब मैं जेल से वापस आया तब मैंने हल्का फुल्का बताया उनको। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने बताना ही नहीं है किसी को, क्योंकि उसके बाद जो आपके साथ होनी है ना वो फिर बंदे को ऑलरेडी माइंड में होता है, बंदा कहता है कि यार मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। जब आप आए हैं तो जब वो मुझे हवाला से लेने के लिए वो एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि जी आ जाएं, हद करी वो लेके आया था। तो कहते इरशाद भट्टी साहब आए हैं, तो लेकिन ना आपका कोई भी सगा नहीं है, आपका मसला सरफराज चौधरी साहब ने ही हल करना है। मैंने कहा जी ठीक है, और वो कोई भी पूछे सवाल उसका बस पॉजिटिव जवाब दे के आपने वापस आ जाना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी। मैंने कहा जी ठीक है। खैर वो गया, अब वो आपके सामने पहले उन्होंने मेरी हद करीब उतरवाई, उन्होंने कुर्सी आगे की, उन्होंने कहा जी बैठे बैठे। वो क्योंकि आप आए हुए थे, वो आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट करना था उन्होंने, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर हैं, आप शो होस्ट करते हैं, आप ये बात ऑब्वियसली बताएंगे बाहर कि आपकी मेरे से मुलाकात हुई है, को मेरी आपके बीच क्या बात हुई है, आप ऑब्वियसली बताएंगे, ये बात वो जानते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले वो आपके सामने एक इंप्रेशन क्रिएट किया कि यहाँ के जो मुल्जमान हैं वो बहुत कंफर्टेबल है, जबकि ऐसा नहीं है। आपसे पहले बहुत सारे लोग होके गए हैं, मैंने उनको यही कहा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपने ये गलत किया? बिल्कुल गलत किया कि आपको कहीं ना कहीं से आप भी हैं, कहीं ना कहीं से आपको बताते रहना चाहिए कि क्या क्या जुल्म हुआ। अब ये है ना बात फिर वही आ गई कि जब जुनैद सलीम वाला पॉडकास्ट आया। अच्छा, जब जुनैद सलीम का आया तो उसके बाद आपके साथ क्या सलूक हुआ? मुझे डांटा था उन्होंने 2-3 बार, मुझे आईओ के जिम्मे अलग उन्होंने लगाया हुआ था, इन्होंने प्राइवेट मुलाजिमों के जिम्मे अलग लगाया हुआ था, और सरफराज साहब ने अलग ही ड्यूटी ली हुई थी कि इसको पूरा पक्का करके जाओ कि ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी बात यहाँ से आउट ना करे। और जो जुनैद सलीम ने कहानी सुनाई थी कि वो जावा जो फूड वाले हैं, जैसे आपने भी बताया कि वो ऊपर आए हुए थे, तो जब नीचे से आप वो मंजर दोबारा बता सकते हैं कि जो ही आप उनके कमरे में गए तो क्या किया उन्होंने? जब मैं उनके कमरे में गया तो सबसे ये पहली पेशी थी, ये मेरी आप कह लें कि मैं रिमांड मेरा 2 दिन का हो चुका था। हाँ।
और मैं वापस आ चुका था इधर इदारे में, NCCIA। तो सरफराज साहब आए ऊपर, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अहमुंड आई, उन्होंने आईओ ने कहा जी। तो वो खैर उन्होंने कहा कि इसको लेके आए मेरे पास। आईओ ने हथकड़ी पहनाई है, वो नीचे ले गया एडिशनल डायरेक्टर रूम के अंदर। तो जिस कमरे में मैं और आप मिले थे, हाँ जी, उसी कमरे में एग्जैक्टली। तो वहां पे उसने मेरे से ना बदतमीजी शुरू कर दी, जबकि मैं ऐसे खड़ा हुआ, बिल्कुल मेरे हाथ की, मैं ऐसे खड़ा हुआ, मैं ना उनको देख रहा हूँ, ना मैं लेफ्ट देख रहा हूँ, ना मैं राइट देख रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ। बदतमीजी क्या? बस वो गालियां देनी उन्होंने शुरू कर दी ही बहुत सारी, और कहते हैं कि जी तुम्हारा बाप क्या करता है। मैंने उनको बताया कि जी मेरे वो प्रोफेसर हैं। तो वो कहते हैं कि फिर तुम क्यों इतने आगे हुए। उन्होंने गाल तलफ बोला कि तुम इस तरह के क्यों हो। मैंने कहा, मैंने ना बीच में उनको मैं बताना चाह रहा था कि सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक अच्छे घर से ताल्लुक रख, अभी मैं बोल ही रहा हूँ तो उन्होंने थप्पड़ मारा। अब मैं थप्पड़ मारा, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, अब मैं बिल्कुल ऐसे ही रहा। बस वो इस बात पे फिर उन्होंने और गालियां देनी शुरू कर दी, मुंह ते कर, फिर थप्पड़ मारा, सासा माँ बहन की गालियां भी दे रहे हैं। फिर मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, बार बार रिपीट करते हुए मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर से, कि उन्होंने फिर एक बच्चे को वीडियो कॉल लगाई और मेरी टांगे बैंड कराई, मेरे हाथ ऊपर करवाए, पीछे एक प्राइवेट मुलाजिम उन्होंने खड़ा कर दिया। फिल्मों में कराया जाता है। फिल्मों से भी ज्यादा ही था वो। और वो प्राइवेट मुलाजिमों के जिम्मे था कि वो मेरे थप्पड़ मारता रहे पीछे। उसने भी पता नहीं कितनी मारी है, मैंने काउंट नहीं की। तो वो बच्चे को उन्होंने वीडियो कॉल लगाई, उन्होंने कहा कि जी तुम इसके प्रोग्राम, डक्की भाई को जानते हो? कहता हाँ। तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? कहता हाँ। तो उन्होंने बैक कैमरा ऑन किया, उन्होंने कहा कि जी फटाफट इसको गालियां दो, तो ये देखो इसके साथ क्या हो रहा है। तो बस उसने भी माँ बहन की गालियां शुरू कर दी बच्चे ने। 7 साल के बच्चे ने? मुझे तो उम्र यही बताई जाती है, इससे ऊपर की नहीं थी वो उम्र उसकी, इतना ही था। बच्चे ने भी गालियां देना शुरू कर दी? उसने माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दी। तो और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस पूरे सीन के 4 से 5 आई विटनेस हैं जो उस रूम में मौजूद थे। तो कौन कौन थे? उनमें से जो, क्योंकि मैं नया नया आया था तो मुझे सिर्फ अपने आईओ का याद है कि ये मेरा आईओ है, शोएब रियाज। हाँ, बाकी सारे बाकी के ही उसी इदारे के ही ऑफिसर्स थे, कोई बाहर से नहीं था, इदारे के ही ऑफिसर्स थे। तो लेकिन इसके वहां पे 4 से 5 लोग मौजूद थे ऑन द स्पॉट। तो ये ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई कहूँ तो वो इनकार कर दें, लेकिन वो 4-5 लोग उसके आई विटनेस हैं। तो बस फिर वो उन्होंने जब मुझे मारी चुपेरे, मुझे ऊपर ले गए। अब मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने बताना सही बताऊं तो मैंने तब भी नहीं था, मेरी शक्ल पे लिखा हुआ था, मेरे यहाँ से पूरा लाल हुआ था, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरफ से लाल हुआ था, यहाँ से चुपेड़ मारा ना, यहाँ से लाल हुआ था। वो आंखों में आंसू थे, सूजी हुई थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप एक बंदे को, आपने कुछ 10 से ज्यादा दर्जनों चुपेड़े मारी हैं, उसके चेहरे पे लिखी होगी ये चीज। मैं ये बात जब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने बात बताई, मैंने उनको एज इट इज बताई। मैंने कहा सर आप मुझे फ्रेश मार के लोगों के सामने करेंगे तो मैं क्या करूँ, ये आपकी गलती, आप मुझे डायरेक्ट हवालात में बंद कर देते। ये मैंने उनको इस तरह से समझाया कि आप मुझे मार के हवालात में बंद कर देते, इसमें मेरी क्या गलती अगर जुनैद सलीम ने पॉडकास्ट दिया है। और जो जुनैद सलीम कह रहे थे कि आप वो जो अपना दोस्त या जानने वाला था उसके पांव पड़ गए कि मुझे बचाएं कि ये मुझे मार रहे हैं, ऐसे ही मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार, पांव पड़े थे आप? मैं मतलब झुक गया था उनसे, मतलब उस स्टेज पे आ गया कि यार मतलब प्लीज कुछ करें। ये तो इनको कहे मुझे मारे ना। मैंने ये भी नहीं कहा कि मारे ना, मैंने उनको सिर्फ 2 बातें की। मैंने कहा यार आप मुझे तब मारें जब आपको मेरे पे कोई डाउट हो रहा है या मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। दोस्त को क्या कहा आपने जो उससे? यही मैंने कहा जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि मैंने कहा यार आपकी अगर यहाँ पे किसी अफसर से या किसी से बातचीत है, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर लें कि यार अगर आपको मेरे पे कोई डाउट हो रहा है ना, या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, मुझे तब मारें, ठीक है, और यार मारें कम। ये मुझे 10-10 चुपेरे मार रहे हैं, ठीक है, और बेवजह मार रहे हैं। मैंने उनको रोते हुए कहा, जब कह रहा तो और आंसू आ गए। अब उन्होंने ये बात बाहर किसी को कर दी, पहुंचते पहुंचते ये जुनैद सलीम तक पहुंच गई। उन्होंने आगे इस चीज का जब पॉडकास्ट दिया तो फिर वो अलहदा मुझे हवालात में। इस पर दोबारा तो नहीं मारा गया? नहीं, इस बात पे डांटा था उन्होंने। मैंने इस अपनी वीडियो में भी कहा था कि इस बात पे मुझे फिर डांट पड़ी। अच्छा, डॉक्टर उमर आदिल जो खुद भी वहां रहे 9 दिन, वो भी हिरासत में रहे, उन्होंने भी अभी मुझे बताया कि 25 लाख देकर वो छूटे, जान छुड़वाई। वो बता रहे थे कि आपको कई बार उनके सामने नंगा करके मारा जाता था।
हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये आपके हिडन वॉलेट्स कहाँ पे हैं, हिडन वॉलेट कहाँ पे है, बाकी के अकाउंट्स कहाँ पे हैं। मैंने कहा सर मेरा कोई हिडन वॉलेट नहीं है, जो है मैंने आपको दे दिया, और ये भी कोई आपने खुद थोड़ी पता लगाया, मैंने तो खुद दिए हैं, जो बाइनेंस वाला भी है वो मैंने खुद दिया है, इन्होंने थोड़ी पता लगाया, वो भी मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ इदारे के साथ, कि ये ना इदारा ये ना सोचे कि मैं कुछ गलत बताया या मैं कुछ छुपाया। तो वो मेरे से कहते कि नहीं आपके हिडन वॉलेट्स कहाँ पे हैं इसके अलावा। मैंने कहा सर कोई भी नहीं है, मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप आपके पास है, अब तो मेरी वाइफ का फ़ोन भी आपके पास है, मेरे घर आप विजिट कर लें, आपको जो डिवाइस मज़ीद मिलती है ना वो भी आप रखें, आपके पास फोरेंसिक लैब है, आपके पास 100 चीज़ें हैं, ठीक है, सारे ईमेल पासवर्ड मैंने आपको दे दिए, जीमेल के मैंने आपको पासवर्ड दे दिए, सब कुछ दे दिए, ठीक है, आपको कुछ नज़र आया तो वो आगे से कहते तू स्याना बन रहा है, ठीक है। तो और ये शोएब रियाज था। हाँ जी, उसने कहा स्याना बन रहा है। मैंने कहा सर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। कहता अच्छा कोई हिडन वॉलेट नहीं है। मैंने कहा नहीं है। बस उसके बाद फिर ये हुआ जो आपने बताया। फिर उन्होंने मार के फिर पूछा कि बताएं जी किधर है हिडन वॉलेट आपके। मैंने कहा सर नहीं है। तब जाके वो माने। मलेशिया दोनों जा रहे थे, अरूब और डकी भाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये इमिग्रेशन वालों ने पकड़ा, लाहौर एयरपोर्ट। हाँ, और फिर एनसीसीआई ऑफिस लाए। इससे पहले कोई नोटिस, कोई बुलावा, कोई तफ्तीश नहीं, ऐसा सच कोई नोटिस नहीं होता है। जबकि मेरे इल्म में भी है कि अक्सर जब इंक्वायरी होती है तो नोटिस भेजते हैं, और अगर वो नोटिस रिसीव नहीं होता तो वो एक और भेजते हैं। 2 या 3 नोटिस आते हैं, उसके बाद जाके वो कोई एक्शन उन्होंने लेना होता है तो ले लेते हैं। और आपको भी नहीं पता था कि आपके ऊपर कोई केस है? इरशाद भाई मेरी हिस्ट्री रह चुकी है, मुझे कोई भी नोटिस आता है मैं उस पर शामिल तफ्तीश हो के मैं पूरी तरह कोऑपरेट करता हूँ। अभी तक शायद एक भी इदारा ऐसा नहीं होगा वो कहेगा कि जी हमने साद को नोटिस भेजा है और ये गायब है। ऐसा कोई इदारा नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। की तरफ से कोई व्हाट्सएप कोई भी नोटिस नहीं आया, कोई भी नोटिस नहीं आया। और इरशाद भाई देखें, एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी को नोटिस भेजते हैं, क्योंकि ये जब मेरा रिमांड लेने जाते हैं तो मेरा वकील इस चीज़ को कंटेस्ट करता है कि इसको कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया। वो जो प्रोसिक्यूटर होता है या जो आई होता है वो कहते हैं कि नहीं हमने भेजा है। चलो अगर आप कह रहे हो कि हमने भेजा, इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, आपने लेपर्ड कोरियर टीसीएस या आपने किसी कोरियर कंपनी के साथ भेजा होगा जिसके पास हिस्ट्री होगी कि हाँ यार ये डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से डकी भाई के घर या किसी एक एड्रेस पे किया है, ठीक है, एक हिस्ट्री होती है। कोरियर कंपनी के पास भी होती है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप होता है, कोई तो हिस्ट्री होगी, ठीक है। लेकिन वो फिर भी रिमांड हो जाता था, जबकि वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी नहीं दिखाते थे, जबकि वो मेरा लॉयर कहता भी था कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाएं कि आपने नोटिस भेजा है। अभी जो कहानी सामने आई है एनसीसीआईए की, यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, ये बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए कि एक नेक्सस था, एक नेटवर्क था, तफ्तीशी, वकील, अदालत, एक नेक्सस लग रहा था। और ये अभी बहुत कुछ आगे आने वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत सफ़ेद पोश हैं इसमें, आगे चलकर पता चलेगा। और अल्लाह करे कि ये सारा कुछ जो है ये लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों को इनके असल जो मकरूह चेहरे हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे हुए हैं और लोगों को जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है लोगों के साथ, वो सबके सामने आए। अच्छा, आपको फ़ोन कर दिया था जब उनको रोका था? जी, मैं ड्रॉप करने गया था साद और भाभी को, और उसके बाद मैं वापस आ गया था घर। तो उसके 15 मिनट बाद ही साद ने दोबारा कॉल कर दी थी कि हमें ना इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया, तो आप आ जाओ वापस। तो इसको मैंने वापस बुला लिया। तो मैं आ गया था, मैं पार्किंग में ही था, मामला समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मैं इसको मैसेज करता था तो वो उसका ऐसा रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो मैंने भाभी को कहा कि क्या मसला है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने फिर थोड़ा बताना शुरू किया कि ये इस तरह ना लोग जमा हो गए हैं और साथ से ना पूछताछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ना साथ के साथ ही जा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं आप तो एटलीस्ट घर आओ। और उसके बाद फिर मैंने साथ को जब मैसेज किया तो वो सिंगल टिक हो गया था, उसके बाद से मैसेज नहीं हुआ। उन्होंने साथ का फोन ले लिया था, एयरप्लेन मोड पे लगा लिया। मेरा फोन तो बहुत अर्ली ही ले लिया था जी। तो अरूब के पास फोन था एक, जो हमने उनको नहीं था दिया, क्योंकि अरूब स्टॉप लिस्ट में नहीं थी। उसको इवन वो कह भी रहे थे कि अगर आप जाना चाह रही हैं तो आप जा सकती हैं, फ्लाइट ने कोई 45 मिनट बाद उड़ जाना है।
तो लेकिन वो गई नहीं। तो उसके फोन से जो छोटी मोटी कन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि हमें ये था कि हो सकता है सिर्फ हम फ्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन क्योंकि हमने इमिग्रेशन वालों से भी पूछा, मैंने कहा सर आप ही मैम थी वहां पे, मैंने कहा मैम आप ही बता दें कि FIR क्या है। कहती FIR है ही नहीं, FIR है ही नहीं। कहती एक इंक्वायरी है। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार सुना कि इंक्वायरी पे भी आपका PNIL इसके अंदर नाम डाल जाता है। तो कहती पता नहीं, लेकिन इंक्वायरी है, FIR कोई आपके शो नहीं हो रही है साइबर क्राइम की। क्योंकि हमने फोन्स में अपने चेक किया था, वो मेरे ख्याल है वो डेटा आपको शो हो जाता है कि इस फलाने ID कार्ड पे कितनी FIRs हैं। तो हाँ, लेकिन ना उस पे वो जैसे मोटरवे का इन्होंने जिक्र किया वो आया हुआ था, तो वही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ मोटरवे की जो है वो FIR जब और FIR का टाइम देख ले, मेरी गिरफ्तारी के बाद का। अच्छा, पहले आपको एयरपोर्ट पे रोका, फिर आपको वहां कितनी देर रहे? वहां पे हम लोग, मैंने टाइम कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से घंटा हो गया। हाँ, वहां घंटा रखा, वहां से डायरेक्ट आपको NCCIA में लाए, डायरेक्ट ले गए थे। और फिर उसके बाद FIR कटी है? उसके बाद FIR कटी है, जबकि मेरा PNIL इसके अंदर नाम विदाउट FIR डला है, विदाउट FIR। माशाल्लाह, मैंने हिस्ट्री में आज तक नहीं सुना कि ऐसा भी होता है। अच्छा, आप पार्किंग में थे जी। फिर उसके बाद मैंने भाभी को कहा कि आप तो एटलीस्ट साथ आ जाओ, एक दफ़ा घर आ जाओ, फिर देखते हैं कि क्या मामला है। और जब घर आए तो और भी लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया, वो न्यूज़ में ना आना शुरू हो गई, खबरें आना शुरू हो गई, कुछ क्लिप्स आ गई। तो पहले हम यही अवॉइड करते कि ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला ना हो कि इस तरह मीडिया में कोई बात आ जाए या कुछ ऐसा। ये बात ना मैं वहां पे भी सोच रहा कि ठीक है इंक्वायरी होगी, इसको क्या ही हाईलाइट होके करना ना। तो वहां पे जो इमिग्रेशन की जो मैम थी, मैंने उनको कहा कि हमें ना आप बिल्कुल एक कैमोफ्लाज करके, क्योंकि NCCI की टीम आ चुकी थी, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा यार हमें कैमोफ्लाज करके ले जाएं, कोई इसको मीडिया मैटर ना बनाए, ठीक है। हमारा सामान ना एक FIA का ही ऑफिसर लेके जा रहा है। मैंने कहा नहीं सामान मुझे दे दें, ठीक है, सामान मैं लेके जाऊंगा, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई इशू बन गया, ठीक है। तो लेकिन वो एक एयरपोर्ट के अंदर जब वो वहां पे वो बीच में ही खड़े हो गए थे, मुझे तो कभी कभी लगता है कि समटाइम्स इनको खुद शौक होता है मीडिया में आने का। जबकि मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जैसी गाड़ी आएगी मैं सामान पकड़ के जाऊंगा, जहां आप कहेंगे, जिस गाड़ी में कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, वो सामान आप में से कोई भी रिसीव कर ले। वो बिल्कुल एयरपोर्ट के कहीं मिड पे बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास फैमिली आ रही है फोटो लेने, बल्कि एक क्लिप भी है, मैं आपको भेजूंगा। वो एक बच्चा आता है फोटो लेने और मैं उसके साथ फोटो लेके मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। वो इंटरनेट पे थी, मैं देखी थी अभी कुछ दिन पहले। तो वो बिल्कुल मिड ऑफ द एयरपोर्ट पे सारी FIA की टीम, NCCI की टीम सारे उधर ही खड़े हैं। मैंने कहा यार ये तो जान के कर रहे हैं। कॉर्नर पे कहीं खड़े हो जाते, जो भी पेपर वगैरह वर्क है हो के मुझे गाड़ी में बैठा देते। तो लेकिन वो वहां पे फिर वीडियो भी बन दिया। फिर वो एक वीडियो आउट हो गई थी एयरपोर्ट की कि मैं और रूप खड़े हैं, साथ ऑफिसर सामान है हमारे पास, शर्ट पहनी है मैंने ब्लू कलर की, तो वो बस आउट हो गई, फिर वो खबर बन गई। अच्छा, फिर आपको पता चल गया कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, अभी हमें नहीं पता था कि ये कहाँ लेकर गए हैं। फिर इसके ना अरूप घर आ गई, अरूप घर आ गई थी। तो उसके बाद वो एक डिवाइस, वो एप्पल का जो होता है सिस्टम, जिसके बेसिकली मैंने इसको लोकेशन शेयर कर दी, लोकेशन लेकिन मेरा था वो एयरप्लेन मोड पे लग गया था फोन। लेकिन एक आधी डिवाइस और भी थी मेरे सामान के अंदर जो एयरप्लेन मोड पे नहीं लगी थी। वहां से इन्होंने लोकेशन ट्रेस किया और उनको फिर पता लगा कि अच्छा ये NCCI गुलबर्ग ऑफिस में, गुलबर्ग वाले ऑफिस में। और आपका जो सामान था वो घर आ गया सारा? नहीं, वो सामान भी ले गए हैं साथ ही, टची केस सब कुछ, मेरी वाइफ का सामान भी, मेकअप सब कुछ, कपड़े सब कुछ इनके पास ही थे इकट्ठे। और वो दिया इन्होंने? वो इन्होंने बाद में दिया। हाँ, सारी चीजें थी? नहीं, सारी चीजें नहीं दी। क्या नहीं था ना? इन्होंने हमारा पासपोर्ट का बैग नहीं दिया, इन्होंने हमारे वॉलेट्स नहीं दिए, और इन्होंने उसके बाद मेरा कितने पैसे थे आपके पास वॉलेट में? पैसे नहीं हमने रखे थे, कार्ड हमारे पास, डेबिट कार्ड वगैरह। तो मतलब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे टैची केस दिए और हमारे कपड़े वापस दिए और मेकअप का सामान जो रूका था वो वापस दिया। शुक्र है वो मेकअप नहीं रख लिया कि हम खुद ही ना कर ले। अच्छा, और इसमें से आपके पास आपके मोबाइल्स भी उनके पास हैं? 4 मोबाइल उनके पास है और एक आईपैड है, एक मैकबुक है। मैकबुक उनके पास है। 4 मोबाइल उसमें से इस तरह से है कि मैं UAE का भी सिटीजन हूँ, सिटीजन नहीं रेजिडेंट हूँ। तो गोल्डन वीजा है मेरे पास 10 साल का, रेजिडेंस कार्ड भी है, एमिरेट्स ID। तो बेसिकली जब मैं UAE जाता हूँ तो मैं एज अ टूरिस्ट नहीं जाता हूँ, मैं एज अ रेजिडेंस ही जाता हूँ। वहां पे मैं टूरिस्ट काउंट नहीं होता।
हम इसको इस तरह से रख सकते हैं कि मैं टूरिस्ट टेम्पररी ड्राइविंग लाइसेंस पे वहां पे मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे वहां पे उन्हीं का एमआरटी ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर मैं वहां पे गाड़ी चलाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं दुबई में गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि मैं ड्राइविंग परमिट जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है उस पर नहीं चला सकता। एनीवेज, क्योंकि मेरा वहां पे आना जाना थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने एक नंबर भी निकलवाया हुआ था। अब मेरे फोन पे 2 सिमों से ज्यादा तीसरी सिम की जगह नहीं थी फिजिकल, मेरे पास पाकिस्तान के अंदर 2 सिमें थी, वो एक मैंने फोन में डाली हुई थी और एक दूसरा फोन हमने रखा हुआ था जिसके अंदर सिर्फ दुबई की सिम डली हुई थी और उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एक एप्लीकेशन तक उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है। मतलब आप ऐसा समझिए, एंड्रॉइड फोन है वो, सैमसंग S24 अल्ट्रा, उसके अंदर कोई जीमेल अकाउंट भी लॉगिन नहीं है। उसका काम, उस फोन का काम सिर्फ इतना है कि जो OTP है वो इस फोन पे आ जाया करे, या हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री जाए और हमें ये UAE के नंबर की जरूरत पड़े तो ये इस फोन के अंदर जो है वो सिम है। इनको पता भी है कि उस फोन के अंदर कुछ भी नहीं है, इन्होंने वो भी एज उसमें रिकवरी मेमोरी में डाला हुआ है और उसको उन्होंने 10 दिन बाद, कोई पता नहीं कितने दिन बाद उन्होंने वो फोन पेश किया है अदालत में, जबकि वो Day 1 को हमसे बरामद कर चुके थे। ये फोन था एक, और एक फोन था रूप का टूटा हुआ था, उसका मैंने व्लॉग भी बनाया था कि उसका iPhone 16 Pro जो है वो टूट गया और हमने फिक्स करवाना है। हम पाकिस्तान से जब फिक्स करवाने जाते हैं तो हमारे वो चार्जेस बहुत ज्यादा मांगते थे, तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ ट्रिप लग ही रहा है मलेशिया का, तो हम लोग, क्योंकि मलेशिया में ऑफिशियली एप्पल स्टोर एग्जिस्ट करता है, तो मतलब apple.com पे मलेशिया की वेबसाइट है, तो वहां से हम लोग जो है ना रिपेयर करवा लेंगे कोलालमपुर से। तो वो एक फोन हमारे पास था, उसके अंदर मेरी वाइफ का सारा मतलब वो पूरा फोन यूज का था। अब वो फोन क्योंकि टूटा हुआ था तो वो एक बैकअप फोन यूज कर रही थी, ठीक है, तो ये चौथा ये फोन है बैकअप। 4 फोन और एक मैकबुक, और मैकबुक भी मैक्सड आउट वाली थी, बड़ी मतलब आप कह लें कि हाई एंड वाली जो मैकबुक होती है। अच्छा, मैं आपसे आप पूरी कहानी सुननी है, लेकिन मैं 2-3 सवाल अगर आप इजाजत देने से कर लूं। अच्छा, आप NCCI ये पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? जब NCCI ये ऑफिस पहुंचा तो ऑफिसर्स बैठे हुए थे पहले से, उन्होंने वहां पे मेरी इंटेरोगेशन शुरू हो गई। इंटेरोगेशन शुरू होने के बाद जो क्या सवाल पूछे? एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में ही। अच्छा, एप्लीकेशन प्रमोशन के बारे में सवाल होते गए, मैं उनको एज इट इज जैसे जैसे सवाल हो रहे हैं ना उनके मांगे बगैर नहीं, लेकिन एक सवाल मुझे भी ज़हन में आता है कि आप अच्छे भले कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे, पाकिस्तान के 2-3 बेस्ट यूट्यूबर्स में से एक हैं, फैमिली व्लॉगिंग में और बाकी, ये जुए की ऐप प्रमोशन में आप कैसे पड़ गए? ये शॉर्टकट क्यों? देखें, सबसे पहले तो ये इनको मैंने वहां पे भी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि जो बाइनोमो ऐप है ना, ये बाइनरी ट्रेडिंग कैटेगरी के अंदर आती है, ये बैटिंग वाली कैटेगरी में नहीं आती है, सही है, लेकिन वो वहां पे मेरी कोई भी सुनने को रेडी नहीं थे। PSL स्पॉन्सर भी इसने किया है ना? वो भी मैंने इनके सामने जब रखा तो वो उस बात पे भी काउंटर करते हैं कि जी भी आप अपनी बात करें, लेकिन ये इसने किया है ना? हाँ जी। और ये खिलाड़ियों के इधर लोगो भी लगे होते थे सर जी, बिलबोर्ड लगे हुए थे, बिलबोर्ड लगे हुए। हाँ जी, और शायद अब आज भी लगा हुआ है, इवन इतना बड़ा मैटर होने के बाद भी अभी भी शायद एक अद्दा लगा हुआ है वसीम अकरम वाला। वसीम अकरम का वसीम अकरम वाला भी वसीम अकरम साहब इसके एम्बेसडर हैं। ये मुझे नहीं पता एम्बेसडर है, लेकिन बिलबोर्ड लगा हुआ है, उस पे वसीम अकरम साहब की तस्वीर है, उस पर उनकी फोटो लगी हुई है, और मारे आप खा रहे हैं और तस्वीरें उनकी चल रही हैं। पूछा है मैंने ये बात। अच्छा, और लेकिन और दूसरी बात ये है कि ये अभी भी मेरे ख्याल से डाउनलोड हो सकती है, ये ऑपरेट होती है पूरी मेरे ख्याल से, और बल्कि मैंने ये बात उनको कही कि सर ये आप ऐप खोलें, उसके अंदर आपको इजी पैसा जायज कैश की इंटीग्रेशन मिलेगी। इजी पैसा जायज कैश तो पाकिस्तानी ये है ना सर्विसेज है सारी, ये कैसे अलाउ करिए इन एप्लीकेशन में ऑपरेट होने में? पाकिस्तान के अंदर ये बैंक ट्रांसफर से आप पैसे ले भी सकते हैं और आप निकलवा भी सकते हैं, मतलब दे भी सकते हैं और आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल। तो बैंकिंग सिस्टम इस चीज को कैसे अलाउ कर रहा है? ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं ऑपरेट हो रही, इस पॉइंट पे ना डाउनलोड हो जाती है एप्लीकेशन, लेकिन जब आप उस पे साइन इन करते हैं तो वो कहता है बाइनोमो नहीं हो रही, लेकिन 1xBet हो रही है शायद। हाँ, कुछ अभी इन्होंने कर दी है, कुछ अभी नहीं, कुछ अभी नहीं है। बाइनोमो को इन्होंने ब्लॉक लगा दिया, लॉग इन नहीं कर सकते। बाइनोमो को इन्होंने ब्लॉक लगा दिया, 1xBet अभी भी ऑपरेट हो रही है, और ये सारे ब्लॉक जो है मेरी गिरफ्तारी के बाद लगे हैं, उससे पहले एक भी एप्लीकेशन। पता है आप मौजूद थे तो मैंने भी यही सवाल किया था, हाँ जी, सरफराज चौधरी से NCCI के दफ्तर में। मैं हैरान हूँ कि आप भी व्लॉगिंग करते हैं, आप कि एक जुए की ऐप जिसको आप समझते हैं कि ये बहुत बुरी है, वो आपकी सबसे बड़ी जो लीग है PSL, जो मुल्की लीग है PSL
पाकिस्तान सुपर लीग ही है ना ऐसा जी तो वो उसकी स्पॉन्सर है जी वसीम अकरम साहब की तस्वीरें हैं वहां लगती हैं और हर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वाई ओनली डक्की भाई ये आर्ग्यूमेंट्स हमने कोर्ट में भी ये पेश हमने किए कोर्ट थे में भी पेश किए हैं। ऑन पेपर हमने वो सबकी स्क्रीनशॉट्स निकाल के जहां जहां मैचेस में उनकी स्क्रीनशॉट आती थी उनके जो यूनिफॉर्म में उनके हाँ, स्पॉन्सर्स लोगों लगे होते थे वो सब के सब हमने उधर पेश किए हैं क्योंकि जो पीएसएल है उसको भी पीसीबी रन करती है वो मतलब प्रॉपर इजाजत मिलती है उनको ये चीज एग्जीक्यूट करने की और वो इन चीजों से अर्न भी बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि सर आप ये देखें ना कि वहां पे मेरा लॉयर यही कहता है कि रिमांड के दौरान यही वहां पे बहस करता है कि इन्होंने ये एप्लीकेशन बैन क्यों नहीं किया आज तक। ये तो 7-7 साल से ऑपरेट हो रही हैं। 7 साल के अंदर क्या एक भी बंदे को आज तक रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये एप्लीकेशन नहीं ऑपरेट करनी चाहिए तो हम इसको बैन कर देते हैं। जबकि जो ट्विटर है वो रातों रात बैन हुई थी। इट टुक 0 सेकंड टू बैन ट्विटर, जस्ट 1 सेकंड टू बैन ट्विटर। आपको पता है इस चीज का, रातों रात ट्विटर बैन हुई है। जब पाक इंडिया वॉर थी तो रातों रात ट्विटर खुली है। इसका मतलब ये है कि दे हैव सिस्टम टू बैन एंड ब्लॉक एनी एप्लीकेशन एनी टाइम ऑफ द डे। ये जो जुए की ऐप है ना, अगर इसका हम ये 2-4 मरतबा साबित कर दें कि ये किसी पीटीआई वाले की है तो बैन हो जाएगी। और एक चीज और भी कि जब हमने उनको बोला कि जब रातों रात ट्विटर बैन हो सकती है तो आपने ये क्यों नहीं बैन की, वो रिमांड फिर भी हो जाता था। मतलब हम बिल्कुल ऐसे समझे कि हम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वकील को एम ही पैसे दे रहा हूँ। और ये बात है भी सच, बहुत सारी अभी आगे करते। अच्छा वहां जाके आपके साथ उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किया और फिर उसके बाद एफआईआर की, कितनी देर बाद एफआईआर? उसके बाद एफआईआर हुई है। एफआईआर के इन्होंने टाइम लिखा हुआ है रात के कोई 12 बजे का, असल में इन्होंने एफआईआर काटी है सुबह के टाइम, ठीक है, वो उन्होंने पीछे टाइम चेंज कर दिया। बट स्टिल मेरी पीएनआईएल लिस्ट के अंदर जब नाम था तब देयर वाज नो एफआईआर, नंबर 1। मेरी गिरफ्तारी के बाद एफआईआर कटी है, ये नंबर 2। और आपको ले जाकर उन्होंने हवालात में बंद, मुझे उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। जरा हवालात का तो नक्शा खींचें कि ये जो सारे इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं ये जेलों से होके आए हैं अल्लाह के फजल करम से। इमरान खान साहब जेल में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में भुगत रही है, नवाज शरीफ साहब जेल में रह चुके हैं, मरीम नवाज साहबा जेल में रह चुकी हैं, आसिफ अली जरदारी जेल में रह चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से बचा करें, उनको तायात इस्तिस्ना है, कुछ भी कर लें आप कुछ भी नहीं कर सकते। सारे तकरीबन जेलों में रह चुके हैं और जेलें फिर भी बेहतर हैं। लेकिन एनसीसीआई साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसमें पढ़े लिखे निस्बतन लोग होते हैं और मुल्जम होते हैं, मुजरम नहीं होते, उनकी हवालात कैसी है मैं देख चुका हूं वैसे बाहर से, आप और डकी भाई अंदर से देख चुके हैं, तो कैसी हवालात है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जेलें बहुत बेहतर है। हाँ, हवालात से तो बहुत ही बेहतर है जेल। जबकि मुझे लगता है कि अच्छा अब मैं इससे बुरी जगह चला जाऊंगा। जब मैं हवालात था मैं ये सोचा कि मैं इससे बुरी जगह चला जाऊंगा। इट वॉज बेटर देन हवालात। हवालात से बहुत बेहतर थी। और अगर आप अपने ही जेल की चक्की की सफाई करना चाह रहे हो तो वो आपको झाड़ू भी मिल जाता है उसके लिए, ठीक है। हवालात क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने देखी, आप बल्कि मेरी बात को वो भी कीजिएगा। कूड़े का ढेर था उसके आगे, जो हवालात का जो सेल का जो वो है ना दरवाजा कह लें लोहे का, उसके बिल्कुल सामने कूड़े का ढेर है। हमने उनसे बास्केट रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें डस्टबिन दे दें, ठीक है। किसी प्राइवेट बंदे को कहते हैं जिसका चक्कर लगता है, उसको हम कहते हैं यार कोई डस्टबिन का कोई इंतजाम कर लें, अंदर लोगों के टिश्यू पेपर, खाली बोतलें, ठीक है, 100 चीज़ें फेंकने वाली, किसी शैम्पू खत्म हो गया, वो अब पहली बंदे के बैठने की भी जगह नहीं है, तो गंद की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो एक अद्धा कील लगा के बंदा वहाँ पे डस्टबिन दीवार के साथ लटका लेता है या बिल्कुल कॉर्नर पे उसको रख लेता है ताकि बंदा गंद फेंक दे। लेकिन वो डस्टबिन भी नहीं थी कि तो हम ऑब्वियसली इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो या तो गंद अंदर आएगा तो या तो बंदा अंदर आएगा। तो वो गंद जो है वो सारा दरवाजे के सामने ही रख के जाते हैं, जो एंट्री है उसके बिल्कुल सामने पड़ा होता है, और वो हफ्ता महीना नहीं उठता था वहाँ से, जिसकी वजह से चूहे भी आए थे। चूहों की बड़ी एक बार के बड़े मज़े की स्टोरी है कि एक बार मेरे एक दोस्त ने ना, नदीम के ड्राइवर ने, नदीम नानी वाला है ना, उसके ड्राइवर ने मुझे भिजवाया था नांचने। तब हवालात में 3 लोग थे बस, 2-3 लोग थे बस। वो दोनों कहीं तफ्तीश के लिए ऊपर गए थे, मैं हवालात में तब अकेला था, नहीं बल्कि एक बंदा था, हाँ यस, सोया हुआ था वो।
अब प्लेट्स वगैरह थी नहीं, तो वो नान चनों के ना शॉपर हमने ना ऐसे खोल लिए, ठीक है, मतलब शॉपर में ही था लेकिन वो उस तरीके से कर लिया, नान वो खा ही रहा हूँ, एक ना चूहा अंदर आ गया फटाफट। बारिशों का महीना था तो थोड़ा मोइस्टी भी था ना, तो वो चूहों का फेवरेट उस तरह की जगह होती है, वो एक चूहा अंदर आ गया। मैं उठ के बैठ के ना कॉर्नर पे चला गया, मैंने कहा जब चूहा जाएगा तो मैं बाकी का खाऊंगा, खाना आप उधर ही चूहे खा से डरते हैं? चूहा से डर भी है, जेल में मेरा खत्म हो गया है, लेकिन उससे पहले चूहे से डरते थे? नहीं, चूहे से डरता नहीं, इट्स जस्ट अनोइंग लगता है, डिस्कस्टिंग लगता है अच्छा। थोड़ा। और मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे फिर रहा होगा तो मैं ऑब्वियसली अपनी टांग ऊपर कर लूंगा, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ कि अच्छा चूहा आ गया तो मुझे कोई फोबिया हो जाएगा। तो खैर एनीवेज वो चूहा आया है तो उसने ना, वो पास आया है, वो टच हो गया मेरे नान चने वाले उसमें शॉपर के साथ, और वो मुझे हल्का सा लगा कि शायद वो सालन के साथ भी टच हुआ है। मैंने कहा यार मेरा खाना सारा ज़ाया हो गया। बस फिर वो चूहा, मैंने हल्का सा उसको चीख मारिया तो वो भागा भागा बाहर चला गया। तो बस वो फिर खाना एज इट इज, मैंने सारों को बता दिया कि ये खाना कोई ना कहे, इसमें चूहा है, इसको फेंक देना तरीके से। तो चूहे आते रहे हैं, सोने के दौरान भी आते रहे हैं, बंदा फिर यूज टू रहता है, फिर बंदा बॉदर नहीं करता विद टाइम। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब आपको मजबूती दिखानी चाहिए थी तब आप कमजोर पड़ गए थे? ये ना जब बिल्कुल पहली पहली गिरफ्तारी करके लेके आए थे ना, जब मैंने आपको कहा था कि इंटेरोगेशन हो रही थी और तमाम ऑफिसर्स चले गए थे, सिर्फ मेरा आईओ था वहां पे, उसने ना मेरे से जबरदस्ती मेरे से बयान लिखवा लिया, जबरदस्ती, जो है ही नहीं, जो कहानी ही नहीं है। उस बयान के अंदर जी ये एप्लीकेशन का मैं हेड हूं, ये मैंने वेबसाइटें बनाई हैं, ये मैंने ये भी किया, इस तरह की सारी बातें लिख के अच्छा, ये उसने हमें खुद फोन लिखी से थी कि कंट्री एविडेंस, मैनेजर है तो? सब कुछ उसने, नहीं कंट्री मैनेजर तो सर आज 600 मेरे 23 दिन हवालात, ठीक है, कुल मिला के जेल का टाइम जब तक मेरा बाहर आने का 100 दिन, और आज भी सारी डिवाइसेस उनके पास है। उस अभी तक इतने मोटे चलान के अंदर वो कंट्री मैनेजर नहीं साबित कर सके कंट्री मैनेजर क्या है, वो एवं उन्होंने पर्चे में लिख दिया। कंट्री मैनेजर का ये है कि जब साथ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल लगी हुई थी ना, और उन्होंने प्रोसिक्यूटर ने आर्ग्यू करना था कि कंट्री मैनेजर को के हवाले से उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या फाइंडिंग्स है उनकी, तो उन्होंने उनकी मैक्सिमम उस हवाले से ये फाइंडिंग थी कि साद कंट्री मैनेजर इसलिए है बाइनोमो का क्योंकि जब से बाइनोमो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, साद तब ही से उसको प्रमोट कर रहा है, और ये जो कि फॉल्स है। ये इन्फॉर्मेशन भी फॉल्स है बाय द वे। तो इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। मैं शायद सबसे आखिरी इन्फ्लुएंसर हूंगा, सबसे आखिरी मैं इन्फ्लुएंसर हूंगा जिसने बाइनोमो की वीडियो डाली है। उससे पहले तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही उसके साथ था, मैं तो बाइनेंस के साथ काम करता था। सवाल वही था कि आपसे वो जूं ही आप गए, उन्होंने आपसे वो अपनी मर्जी का वो पेपर पे लिखा। हाँ, खैर मैं उस स्टेज पे वापस आता हूँ। तो वो क्यों आपने क्यों साइन किया? सर मैं वहां पे मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा तो 2 छितर मार के साइन करवा लेने थे उन्होंने, वो करना ही करना, वन वे और अनदर उन्होंने साइन करवा ही लेने आपसे। उन्होंने अपनी मर्जी का सारा लिखा, सारा लिखवाया। आपने पढ़ा था? मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। अच्छा, यही तो था, मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो पढ़ने ही नहीं देते थे। और बाद में तो पढ़ लिया होगा कि क्या क्या लिखा हुआ था उन्होंने जिसपे आपके साइन थे? नहीं वो तो लिखा ही उन्होंने, मैंने बाद तो में केस में तो वो आया ही होगा, केस में है। हाँ, क्या तो क्या था उसके अंदर ये था कि मतलब कि मैं कंट्री हेड हूँ, इसके सबूत सारे मिल गए हैं उनको, अभी और इन्वेस्टिगेशन है, ये सारा जो पैसा कहाँ से आ रहा है ये इनको मिल गया, सारी अपने से कहानी लिख के इन्होंने ना कोर्ट में पेश कर दी, साइन अंगूठे मेरे लगा लिए। अब जब मैं सबसे पहले कोर्ट गया ना, इसको मैंने आते ही मैंने कहा कि मेरे से जबरदस्ती बयान लिखवा लिया इन्होंने, तो क्या करें। इसके साथ ही लॉयर खड़ा था, उसने भी ये बात सुन ली, तो कहता कि साथ भाई ये जो इदारे के अंदर के जो बयान होते हैं ना, इसकी कोई औकात नहीं होती कोर्ट में, ठीक है, जो पुलिस के अंदर या पुलिस के सामने या तफ्तीशियों के सामने, इसकी कोई औकात नहीं होती, आपसे जो भी लिखवाया है डजंट मैटर, रिलैक्स हो जाए। अब क्योंकि मेरे माइंड में था कि यार ये, क्योंकि मेरा तो पहला इंप्रेशन, मैं अरेस्ट होते ही मेरे से जबरदस्ती शुरू हो गई थी ना, मतलब जबरदस्ती बयान शुरू हो गया था, तो मैंने फिर रूप को कहा कि यार तुम स्टोरी डाल दो, ये मैंने एज इट इज उसको कहा। अभी हमारा रिमांड कंटेस्ट नहीं था हो रहा, मैंने उसको एज इट इज कहा तुम स्टोरी डाल दो। अब जो आईओ था वो जो बातें कर रहा था जज के सामने, टोटल फॉल्स रिमांड लेने के लिए, इतने झूठ के मैंने कहा यार ये किस तरह के लोग हैं, क्योंकि मैंने पहली बार देखी थी ये चीज, तो मैंने कहा यार ये तो
ये किस तरह के लोग हैं? मैंने कहा चलो मैं इनके लग रहा हूँ, जाते जाते मैंने रूप को कहा यार कोई स्टोरी ना डालना, वो मेरी गलती थी। जाते जाते वापसी में मैंने उसको कहा कुछ भी ना डालना, लेट मी हैंडल। हाँ, 3 मरहले, आप भी यूट्यूबर हैं, 3 मरहले ऐसे थे कि जहां आपको कोई थोड़ी सी मजामत करनी, चलो उन्होंने आपको गिरफ्तार किया, आप वकील कोई पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा, ज़ाहिर टाइम ऐसा था, NCCI में साइन करवा लिए, ठीक है, चलो आप अकेले थे, लेकिन उसके बाद आप किसी पेशी पे ना बोलते थे, ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू आता था, कि वो एक तरह से कोई 70-80 इंटरव्यू दे दिए सरफराज चौधरी ने, वही पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा था। तो अब आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए था? हाँ, ये मेरी मिस्टेक थी कि अगर मैं शायद पहले कर लेता, बता देता लोगों को, और अपने ही मुंह से बताता। वहां पे 100 बंदा विजिट करने आता है, किसी के पास तो फोन होगा, खुफिया मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता, कुछ भी होता और वो फटाफट सोशल मीडिया पे चला देता। मेरे ख्याल से ये मुझे कर लेना चाहिए था। ये जब मैं जेल से ड्यूरिंग मैंने जेल टाइम ही मैं कुछ चीज़ों को रिग्रेट कर रहा था, तो ये उनमें से एक चीज़ है जो मुझे लगा कि मुझे कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जिस तरह की ज्यादतियां अंदर देख के आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी ज्यादतियां, और आप मेरिट पे केस लड़ना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं मेरिट पे केस लड़ना चाह रहा हूँ। मैं शुरू में इतना वो नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पे लेके आऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि मैं मेरिट पे केस लड़ना चाह रहा हूँ। FIR मैंने भी पढ़ ली थी। मैंने जब देखी, मैंने कहा यार इसके अंदर तो इतनी इन्होंने झूठी बातें लिखी हैं, मैं बड़े आराम से इसको मैं साबित कर लूंगा। तो लेकिन इन्होंने मुझे मेरिट पे भी केस नहीं लड़ने दिया। मतलब एक होता है ना कि आप चाह रहे हैं कि मेरिट पे केस लड़ना, मुझे जितने भी वकील वहां मिलने आए हैं उनकी अगले अगले दिन बेल हो गई है। ये मतलब सॉरी, वकील नहीं, उन्होंने कहा था कि आपकी जुडिशियल होने के बाद नेक्स्ट डे 2 दिन तक आपकी बेल हो जाएगी। और मुझे सब ने यही कहा, वकीलों ने भी यही कहा, मुझे नॉर्मल जो आम बंदा होता है उसने भी यही कहा, और जो लोग मेरे पर्चे में जिन्होंने नामजद किया है, ठीक है, उनकी भी अगले दिन बेल हो गई थी, क्योंकि वो बेल इन्फ्लुएंस्ड नहीं थी। वहां पे किसी को उनकी बेल रोकी नहीं थी किसी थर्ड पर्सन ने, ठीक है। मैं मेरिट पे करना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे मेरिट पे भी नहीं करने दे रहे। आपको जो जेल में जाके आपने जिन चीजों पे पछताए, उनमें से क्या क्या थी? एक तो था कि आपको बोलना चाहिए, एक तो मुझे था कि मुझे बोलना चाहिए था, या चलो मेरे घर वालों के पास भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनमें से किसी को कह दूं कि कह देता कि यार ये फटाफट डाल दो वीडियो, ठीक है। नंबर 2, बट देन फिर मैं ये भी चीज सोच रहा कि वो वीडियो डाल दें, उनको उठा लेंगे। नंबर 2 ये कि अब आप खुद तो वैसे कह रहे थे कि यार इदारे के साथ मैं कोऑपरेट करूंगा। मैं सही बताऊं तो मुझे इस तरह के लोगों के साथ कोऑपरेट भी नहीं करना चाहिए था। मैं एक इदारे के अंदर जो अच्छे लोग हैं, मुझे उनके साथ ही कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन अच्छे लोग वहां पे थे ही नहीं। इनके साथ मैंने कोऑपरेट करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि इन्होंने हर चीज में मुझे फंसाया है। नंबर 3 ये कि नंबर 3 जिसके अंदर मैंने जो सबसे चीज जो रिग्रेट किया है वो यही कि फैमिली को मुझे आउट कर लेना चाहिए था जब उसके पास मौका था रूप के पास फ्लाई करने का। तो एक तो मैं उसको फ्लाई करवा देता मलेशिया। वो उसने खुद ही कहा था कि मैं इधर ही ठीक हूँ। कहा तो मैंने भी था कि तुम ठीक है, तुमने अकेले जाके क्या करना है, क्योंकि तब तो हमें भी नहीं पता। तो लेकिन मेरा था कि यार अम्मा अब्बा अरूब ये 3 हद तक ये रह लेता इधर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये देख लेता बैक एंड से। लेकिन अम्मा अब्बा और अरूब ये तीनों स्टॉप लिस्ट पे नहीं थे, इनको मुझे पहले एक आधे दिन में ही फ्लाई करवा लेना चाहिए था। और अभी तक आपको इस पे कोई पछतावा नहीं कि ये जुए की ऐप वाले चक्कर में मैं पढ़ता ही ना तो अच्छा था? ये उनमें से एक चीज है जो मतलब 3 महीने से भी पहले जो मैं हवालात में था, ये चीज मैंने तब रिग्रेट कर ली थी। ये जेल का टाइम का पार्ट नहीं है। अच्छा, एक मुझे समझ नहीं आती, एक तो आप मुझे समझ नहीं आती कि आप इतने कमजोर क्यों पड़ गए, दूसरी क्या वजह है कि आप एक बड़े यूट्यूबर हैं, लाखों लोग आपको सुनते हैं, इतने जानने वाले होते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आया आपकी? यार लोग कोशिश करते रहे हैं, मैं ऐसे कोई गलत बात नहीं करूंगा कि किसी के बारे में कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। लोग कोशिश करते रहे हैं, बड़े लोगों ने काफी कोशिश की है। मसलन किन लोगों ने? हम जिस तरह मेरे एक जानने वाले हैं मोइज भाई, उन्होंने
वो मेरी फैमिली के साथ इन टच रहे हैं। उन्होंने हमें, शुरू के जो वकील हैं वो उन्होंने हमें करवा के दिए हैं। वो इवन जब अरूब को बहाने से बुलाया था उधर एनसीसीआई ऑफिस के, जी आप साथ से मिल सकती हैं, तो जब मैं ऊपर गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, उसका फ़ोन ले लिया था। तो वो उस दौरान भी वो वही थे जो मेरी फैमिली के साथ इन टच थे और वो उनके साथ ही आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि माहौल ये बिल्कुल ही जो है वो ज्यादती उस पे आए हुए हैं, तो वो फिर स्लोली स्लोली जो है वो उस चीज से बैक ऑफ हो गए थे, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। कि मैं आपको एक और भी मिसाल देता हूँ। नदीम नानी वाला आया था हवालात इधर एनसीसीआई ऑफिस, मेरा रिमांड लेके आ रहे हैं, मैं डाले में बैठा हुआ था एफआईए के, रिमांड लेके आ गए थे। वो सामने से चलता हुआ आ रहा था, पीछे उसका ड्राइवर जो है ना वो वीडियो बना रहा था। जो एफआईए में ही कोई बंदा था, पता नहीं प्राइवेट था ऑफिसर था, उसने ना फटाफट नदीम को कहा, वो वीडियो बना रहा, ओए वीडियो बना रहा है, उसका फोन ले लिया फटाफट। अब वो उसका फोन ले लिया, जबकि वो वीडियो एनसीसीआई के दफ्तर की वीडियो तो थी ही नहीं, वो तो रोड की वीडियो है, उसका फोन क्यों लिया आपने? ठीक है, खैर एनीवेज उसका फोन ले लिया बदमाशी में, उसका फोन ले लिया, उसको कहा चल अंदर चल। अब वो जब उसको चल अंदर चल के आ ही रहे तो नदीम की तब मेरे से हल्की सी बात हुई थी। मैंने कहा यार तू कब आया? क्योंकि तब वो यूके में था। तो कहता कि यार मैं आज ही आया हूं सुबह ना, अभी मेरी इतनी सी बात हुई है बस। उसको अंदर ले गए। अब उसको अंदर ले गए तो उसके साथ 3 वकील भी थे। उसको एक अलग रूम में बैठा दिया, मुझे एक अलग रूम में बैठा दिया। उसको जिस रूम में बैठाया हुआ है उसकी क्या गपशप हुई, किससे हुई, मुझे नहीं पता। मुझे जिस रूम में बैठाया हुआ था तो उसके साथ 3 वकील थे, तो वो कहते कि यार देखना वो अपना तुम्हारा हाल पूछने आया है, तो वो उसका फोन रख लिया है। तो मैंने कहा यार फोन शोन गाड़ी में रखते ना, तो अब देखो क्या बनता है। एनीवेज मुझे बुलाया एक बंदे ने कि जी बुला रहे हैं। तो मैं जब गया तो आईओ और नदीम वो बैठे हुए थे सामने सामने। जैसे ही मुझे कमरे में एंटर किया, नदीम को कमरे से बाहर कर दिया। जब मुझे एंटर किया उन्होंने पूछा कि ये क्या करने आया इधर, मतलब इसको तूने क्यों बुलाया? मैंने कहा कि सर मैंने नहीं बुलाया, ये करने क्या आया है? मैंने कहा कि सर मेरा पता करने आया होगा। तो कहता अच्छा ठीक है बंद कर दो इसको। मुझे बंद कर दिया। मतलब जो बंदा मुझे लेने आया तो वो मुझे रास्ते में सीओ पे कहता कि ये तो आ बैल मुझे मार वाला सीन हो गया। वहां से मुझे आइडिया होगा कि इनका नदीम को बताने का इरादा है पूरा पूरा। खैर मुझे हवालात में बंद कर दिया। मेरी नदीम से यही बात हुई जो मैंने शुरू में आपको बताई है कि यार तू कब आया। उसने मुझे कहा कि सुबह आया हूँ। इससे ज्यादा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मुझे हवालात में बंद कर दिया क्योंकि मैं सुबह सुबह मुझे रिमांड के लिए लेके गए थे, मैं सोया नहीं था, तो मैं जाके सो गया। घंटे के बाद तकरीबन कुछ टाइम के बाद नदीम आया। उसके साथ वकील भी थे, आईओ भी था। खैर उसने कहीं रिक्वेस्ट की होगी कि मेरी मुलाकात करवा दें। वो आया हवालात के बाहर और मुझे हवालात से उन्होंने उठाया। इसके किसी वकील ने वीडियो भी बनाई है उस चीज़ की। ये उस टाइम की वीडियो है, ये जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, ये इसकी वीडियो मैंने अभी देखी थी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे कि ये तो आउट हुई हुई है। वो जिसमें उसका दोस्त ये भी कहते हैं यार ये तो अखा लाल रहंदियां ने, तो इसकी तो आंखें लाल, क्योंकि मैं बिल्कुल सो के फ्रेश हो के उठा था। अच्छा मैं गया हूँ, मुझे हवाला से बाहर उन्होंने मेरी नदीम से छोटी सी गपशप लगा दी। तब मुझे नदीम ने कहा कि टेंशन ना लो, हम इसको देख रहे हैं, तुम जुडिशल हो जाओगे। मैंने कहा नदीम मेरी बात सुन, जो अंदर हो रहा है ना मुझे पता है, आप कल आ जाना, आपके वकील भी आ जाए, रिमांड होना ही होना है, ठीक है। ये बात मैंने इतनी सी बात उसको कर दी। बिरयानी लेके आया था हमारे लिए 3-4 डब्बे, मैंने भी खाए, हमने हवालात के लोगों को भी खिलाए। अब देखें उसका मोबाइल रख लिया था वो, उस पर इन्होंने कोई एफआईआर कोई नहीं दी, इंक्वायरी इस पर तब खोली कोई नहीं थी। इन्होंने ऑन द स्पॉट उसको बिठा के इंक्वायरी खोल दी, ठीक है। एक तो ना कि चलो उसकी पहले से कोई इंक्वायरी हो तो चलो आप उसका फोन रख भी लो, उसको ऑन द स्पॉट बिठा के उसकी इंक्वायरी खोल दी। एफआईआर उस पर है नहीं, मोबाइल आपने उसके दोनों रख लिए। उसके बाद ये चला गया, इसने अपनी जान बचा के मसा ही निकल गया। इसने अपने वकीलों के जिम्मे लगाया कि इसके मोबाइल जो है ना वो वापस करने हैं। इसके मोबाइल वो वापस दे ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नदीम आए और मोबाइल ले जाए, ठीक है। ये सिचुएशन देख के जो नदीम मेरा हालचाल पूछने आया, फिर वो भी आउट ऑफ कंट्री चला गया, उसने अपनी जान बचा के। तो ये मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कोई भी, मैं ऐसी गलत बात नहीं,
लोगों ने जितनी कोशिश वो कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं उन्होंने किया। लेकिन एक चीज होती है कि एक बंदा थ्रू आउट सुबह शाम आपके साथ लगा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं है जनवन। और आपको छोटे छोटे एक एक दो दो दिन के किस्से सबके हैं। आपको लगा कि ये कैसी दुनिया है जिसमें, ये तो मैं खैर आपके भाई से पूछता हूँ क्योंकि ये बाहर ये फेस कर रहे थे। हाँ जी। अच्छा, 100 दिन की कैद के बाद आपका पहला व्लॉग आता है। एक तो पूछना ये था कि आइडिया किसका था, दूसरा ये यानी ख्याल कैसे आया कि ये, दूसरा मैं आपकी जगह होता तो जो जिस वजह से आप निकल के आए हैं या जिन जिन मरहलों से आप निकल के आए हैं, मैं भी रो पड़ता कि मेरे साथ ऐसा, मैं ये सलूक डिजर्व नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये मे बी स्क्रिप्ट का हिस्सा था या ये वीडियो के लिए, व्लॉग के लिए, या ये जानबूझकर खुद किया। ये तो बहुत ये प्रोपेगेंडा एक चला भी था एक जगह से। वो एक मेरी एक एआई फोटो बनाई हुई है किसी ने, मैं उसी जगह बैठा हूँ, उसको एक जूम आउट करके 2 कैमरामैन उन्होंने इकट्ठे किए हुए, एक बंदा लाइट लेके खड़ा हुआ है, हाँ, एक बंदा पेपर लेके खड़ा हुआ है, एक बंदा वो लेके खड़ा हुआ है। अब जिनमें अकल थी उनको तो पता था कि एआई जनरेटेड है, क्योंकि उसके अंदर जो एआई फोटो है उसके अंदर जो बैकग्राउंड है उस पर व्हाइट कलर की पूरी एक दीवार लगी हुई है, जबकि असल में ये आपके सामने ही जगह है, शीशा है सारा, ठीक है, उधर दीवार ही कोई नहीं है। और उसके साथ एक लेफ्ट साइड पे एक एआई फोटो के अंदर वो दरवाजा भी शो हो रहा है, ये आपके सामने जगह है, किधर है दरवाजा, ठीक है। तो ये आइडिया किसी का भी नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से बनाया। ये अपलोड होने के 4 दिन पहले ये वीडियो बन चुकी थी। हम लोगों ने 4 दिन सिर्फ ये सोचा कि यार ये हमें डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। मेरे घर वालों से ही मैंने सिर्फ मशवरा लिया, उन सब के मिक्स्ड एक ओपिनियन थे, ठीक है, कि अम्मा कह रही थी कि मत डालो, छोड़ दो, महीना गायब हो जो, 2 महीना गायब हो जो, लोग भूल जाएंगे, वापस आ जाना अगर दिल किया। ये अम्मा कह रही थी। अरूब कहती मत डालो। उसने वैसे वीडियो कहती मैंने नहीं देखनी, वो जब वो बीच में उसने पॉज कर दी ही, उसने कहते मुझे वैसे बताओ वीडियो में क्या है, वीडियो नहीं मैं देख रही, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर उसकी है। तो मैंने कहा कि यार ये बातें हैं, ये बातें हैं, ये बातें हैं। तो वो ये कह रही थी कि यार कुछ देख लो, तुम्हें इसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकता है। हमने 4 दिन सिर्फ डिस्कशन की है इस पे। रात को कहीं 12 बजे के करीब हमने डिसाइड कर लिया, जिस चीज से हम गुजर चुके हैं ना, मेरे ख्याल से क्या होगा, लाइक ठीक है, हमने बहुत हार्ड टाइम देखा है, हम इस वीडियो के बाद भी अगर कोई हार्ड टाइम आता है हम उसके लिए रेडी हैं। हमने जब 12 बजे डिसाइड किया, कोई 1-2 बजे मैंने स्टोरी लगा दी कि सुबह 6 बजे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने पब्लिश कर दी उसको। अच्छा, आपको नहीं लगता जब आप रोए, और जो आपके साथ हवालात में वो बताते हैं कि आप हवालात में भी बहुत रोया करते थे, दुआ के दौरान खास तौर पे, जब ऊपर से आते थे खास तौर पे, तो ये जुल्म और जालिमों के खिलाफ सरेंडर है कि आगे, या जुल्म और जालिमों के आगे सरेंडर है रोना? देखिए, मैं फिर या तो एक ही चीज हो सकती है, या तो मैं इदारे के साथ कोऑपरेट कर लूं, या तो जो मार है मैं उसी को ऑन द स्पॉट मारना शुरू कर दूं, यही हो सकता है सर फिर, और तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं मार भी दूं, मतलब मैं कोई कमजोर तो नहीं हूं यार, मैं अच्छा खासा एथलेटिक हूं, मैं वेट गेन होने के बाद भी मेरे से आप 50 पुशअप्स लगवा लें, कोई मसला नहीं है। बट फिर या तो मैं फिर ये चीज बाहर आएगी कि जी डकी ने हाथापाई शुरू कर दी, या तो वो ये चीज बाहर आएगी कि हाँ जी कॉपरेट करें, मतलब बंदा जाए कहां। मेरा ये बल्कि सवाल है सबसे कि इन इदारों में कैमरे क्यों नहीं है। आप मेरे से मिलने एडिशनल डायरेक्टर रूम है, वहां पे भी कैमरे नहीं है, वहां पे किसकी क्या प्राइवेसी है? होना चाहिए कैमरा। जो ऊपर तफ्तीशी रूम है वहां पे भी कैमरा नहीं है, जहां पे डिप्टी डायरेक्टर का रूम है वहां पे भी कैमरा नहीं है, जो किचन है वहां पे भी कैमरा नहीं है, फोरेंसिक लैब में कैमरा नहीं है, आगे जहां FIR करती है वहां पे कैमरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे सुबह शाम मार कुटाई होती है,
ज्यादतियाँ होती हैं, पैसों का लेन देन होता है, फॉल्सली बयानात लिखवाए जाते हैं, ज़बरदस्ती बयानात लिखवाए जाते हैं। तो अगेन या तो बंदा रो ले, बात वही आ गई, या तो बंदा रो के कहे कि यार ठीक है वक्त गुजारो जैसा भी है, या तो बंदा और क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। कैमरे, मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी हैं जो इस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं कि इन इदारों पे ऑडियो कैमरे लगवाएं। किसी की कोई प्राइवेसी वहाँ पे नहीं है, मतलब कि कोई किसी ने वहाँ पे कोई कपड़े चेंज तो नहीं करने, ठीक है, कि जी यहाँ पे कैमरा नहीं होना चाहिए। हमारे घर के टीवी लाउंजों में भी कैमरा है, ड्राइंग रूम में भी कैमरा है, हाँ बेडरूम में नहीं है, वॉशरूम में नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन रूम है, ताकि कल को कोई बंदा ये कि तो कह सके ना कि यार मेरे साथ वहां पे ये हुआ है, उस चीज का वो रिकॉर्ड हो, ऑडियो के साथ भी होना चाहिए, वीडियो भी होनी चाहिए, जिसका डायरेक्ट एक्सेस मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए, ठीक है, हायर से हायर जितना जा सकता है उनके पास इनके डायरेक्ट एक्सेस होने चाहिए, जब जरूरत पड़ी वो अदालत में पेश होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वजीर आजम के पास तो पता नहीं हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि ताकि ये रिकॉर्डिंग अगर जरूरत पड़े तो पेश हो सके। हाँ जी। अच्छा, मैं अभी आपसे 2-3 सवाल हैं और फिर जो पैसों का लेन देन है वहां भी आता हूँ, और फिर ये भी पूछना है कि आपके सामने लोगों को किस तरह मारा जाता था, और वहां हमें बताया गया कि खास किस्म का छितर होता था, खास किस्म का पाइप होता था, खास किस्म की वो तारें होती थी जिनसे मारा जाता था। और मुझे उमर आदिल ने एक बार ये भी कहा कि जब डकी आपको बता रहा था कि ये बिल्कुल अच्छा सलूक है, मुझे बड़ा अच्छा तरीके से रखा हुआ है, ठीक हो रहा है, सारा हो रहा है, तो उस वक्त अगर आप उसकी कमीज उठाते तो वो बैंगन की तरह होती। तो कभी आपकी कमर ऐसे हुई है कि जिसमें उस टाइम जब आप आए थे उस टाइम तो नहीं थी, ये आप कह लें कि उमर आदिल साहब के ही टाइम की बात है। तो अब क्योंकि वहां पे कोई शीशा तो था नहीं, तो मैंने नहीं देखा कि वो किस तरह की थी। तो उमर आदिल साहब ने, जब मैं आया, वो तेल शेल लगाया था। हाँ, उमर आदिल ने पॉलीफैक्स लगाई थी और वैज़लिन लगाई थी मेरी कमर पे। हाँ, फिर उसने तो देखी होगी। उसने देखी थी, तो वो जैसे बयान करे वैसी होगी, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। और ये जाहिर है मार के बाद होगी, वैसे तो नहीं, एलर्जी से तो नहीं हुई ना? जी जी। अच्छा, ये अंदर हैं जी, आप और अरूब बाहर हैं, फाइट कर रहे हैं जी। क्या क्या मरहले आए इसमें, और क्या क्या दिलचस्प मरहले, क्या क्या खतरनाक मरहले, और क्या क्या फेस करना पड़ा? इसमें ऐसा था कि जब हमें इतला मिली कि साद अरेस्ट हो गए हैं, उसके बाद ज़ाहिर है घर में एक पैनिक का माहौल था, और अगला दिन इतवार था और सुबह 7 को उन्होंने कोर्ट में पेश करते थे। तब तक हमें क्रिस्टल क्लियर ये नहीं पता था कि मामला है क्या। वो अलग अलग कॉल्स आ रही हैं, वो लोग बता रहे हैं ये फलाना मामला है, इसने किसी के वो पैसे चुराए हैं, इसने किसी का ये कर दिया वो कर दिया। तो अच्छा, यानी आपको फोन आ रहे हैं कि इसने पैसे चुराए हैं? सर जी, रेप केस भी आ गया था एक, तो रेप एक बंदा कहता है रेप का मामला है, मैंने कहा हाँ जी। तो इस तरह के ना फिर कॉल्स वगैरह लोग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हम पैनिक में एक मसला समझ नहीं आ रहा। तो अगले दिन जो जैन कुरैशी साहब थे उन्होंने फिर ज़रा बताया कि क्या है, और ड्यूटी जज थे मौजूद, उन्होंने 2 दिन का रिमांड दे दिया। वो हमारा 2 दिन का सुन के ही हमारा हो गया कि ये 2 दिन मजीद उनके पास रहेगा, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज़ नहीं है कि एक हमारा जो बंदा है, हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई एक दिन के लिए भी बंदा किसी कस्टडी में हो। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। और लेकिन कहाँ ये 2 दिन पे पैनिक और कहाँ 100 दिन। तो बीच में अब ये था कि आगे आगे बहुत से लोग इसमें शामिल हुए, बहुत से लोग फिर हमने खुद फिल्टर आउट किए, खुद उनको रीच आउट करके। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, मैंने सुना है, कि जिन्होंने आपसे राब्ता किया कि कोई पैसे पूसे दो, ताकि बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत सारे लोग थे। ये क्या काफ़ी मुख्तलिफ पार्टीज थी इसमें, और उन्होंने वो रीच आउट करते थे, किसी के थ्रू रीच आउट करते थे, कुछ हमारे सर्कल के ही होते थे, तो वो पैगाम पहुंचाना कि ऐसे ये फलाना बंदा आपसे मीटिंग करना चाह रहा है। और मैं उनसे पूछ रहा था क्या मकसद है उनका, वो कहते थे यही कि पैसों के बगैर नहीं हल होगा। एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग जो शुरू में हमें लोग मशवरे देते थे, ये साथ के दोस्तों में से भी, या सब लोग यही कहते थे कि आपका मसला पैसे दिए बगैर हल कभी भी नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। ये साथ के ऊपर ये भी प्लान कर रहे हैं, ये उसको 10 साल सुनाने लगे हैं, ये इसको पता नहीं क्या करने लगे हैं।
तो इसके एसेट सारे लेने लगे हैं, ये घर लेने लगे हैं, गाड़ी लेने लगे हैं, सब कुछ लेने लगे हैं इसका ना। तो फिर हम जाहिर है कि एक हम उसमें आते थे कि अच्छा, उसके पीछे का जिस तरह वो कह रहा है ना कि हमें उनका मकसद नहीं पता, मुझे कहीं ना कहीं मतलब आप ऐसा समझे, क्योंकि मेरे पास तो टाइम बहुत ज्यादा था ना बैठ के दीवार देख के सोचने का, तो मुझे भी इसी तरह का एक बंदा लड़ गया, कहता कि ये आपके साथ ये कर देंगे, आपको 7-7 साल अंदर रखेंगे और आपके जो है वो सारे एसेट सीज हो जाएंगे, आपकी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, आपके बैंक सारे ब्लॉक हो जाएंगे, सब कुछ आपका जीरो हो जाएगा और ये पैसे दिए बगैर आपका मसला हल नहीं होना, ठीक है। अच्छा, बाद में मैंने कहा यार ये बिल्कुल मतलब उस तरह की बातें कर रहा है जैसे पता नहीं इसको आईओ ने ही भेजा है। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार तो बातें इस तरह की कर रहा है जैसे आईओ ने भेजा है। सर बाद में मुझे कुछ टाइम के बाद पता लगा कि उस लड़के का कोई कॉल सेंटर है, वो उनको मंथली इनको पैसे देता है और ये वहां पे इनको कमिट करके आया कि यार मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, एक अपने नंबर बनवाने के लिए कि ताकि उसका इदारे के साथ यस रहे, पैसे मेरे से लेंगे और ओके जो है वो इसकी कॉल सेंटर वाले लड़के की रहे। इस तरह की भी लोग हमें लड़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर हमने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा सोचा इस बारे में। मैंने कहा कि कुछ ना ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैनिक क्रिएट करने आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है उन्होंने कॉल करनी है और उन्होंने पैनिक क्रिएट करनी है। लेट सपोज पर्सन ए है और पर्सन बी है। अभी मुझे पर्सन ए की कॉल आ रही है कि ये पर्सन बी जो है ना ये आपका दुश्मन है, ये साथ का भी दुश्मन है, ठीक है, और इसके साथ ना इन्वॉल्व होना, ये आपका केस खराब कर देगा। अभी पर्सन ए के साथ कॉल होते हुए पर्सन बी की कॉल आती है, मैं उठाता हूं, वो मुझे कहता है कि यार ये जो पर्सन ए है ना ये आपका दुश्मन है, ये साथ का दुश्मन है, ये आपका केस खराब करेगा। फिर मैंने सोचा, मैंने दोनों को मैसेज एक ही तरह का मैसेज लिखा। मैंने कहा कि भाई ना आपकी कॉल आए ना आपका मैसेज आए, कोई बिल्कुल इनको फिल्टर, इनका मकसद ये था सिर्फ पैनिक डालना। कॉल्स कर रहे हैं कि आपकी भाभी को उठा लेंगे, ये तो रूप को उठा आज रात उठाने आ रहे हैं, आपको ये कर देंगे, आपके फादर को उठा लेंगे, यूं 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 इस तरह की बातें करें। मैंने कहा कि बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक है, इन लोगों को सबसे पहले ना आउट कर दें। फिर बहुत वो 20-25 इस तरह के लोग थे, सबको फिल्टर आउट करते करते हम एक छोटे, ताकि हमारे लिए आसान हो, मेरे लिए, अम्मा के लिए, अरूब के लिए आसान हो कि हम एक पेज पे रहें। तो वो फिर सक्सेसफुल रहा और हम कानूनी तौर पे इस चीज को लेकर चले कि जैसे साहब ने अपना सारा बयान किया कि जुडिशियल होने तक क्या क्या चलता रहा। एक घर, एक दो जगह पे तो आप गए भी ना? जी जी, उन्होंने बड़े बड़े महलनुमा घर में बुलाया था। बिल्कुल। ये वो टाइम था जब मैं बिग ब्रदर के साथ इन्वॉल्व हो चुका था। बिग ब्रदर कौन है वैसे? ये इरशाद भाई जानते हैं आप बिग ब्रदर? बड़ा भाई। बड़ा भाई, बड़ा भाई, जी हाँ जी, हम सारों का बड़ा भाई जी। वैसे एक बात बताऊं, यकीन करें, बिग ब्रदर तो साइड पे रखें, ये इन लोगों की बदनसीबी थी, ये जो अभी जेलों में हैं एनसीसीआई के अफसर, कि इन्होंने एमआई का नाम लिया, फौज को बदनाम किया। और मैं इस सारे केस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ या वहाँ तक पहुँच रहा हूँ या लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन एमआई और फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं इस मामले में कि कमाल कर दिया उन्होंने। और इतनी बड़ी सफाई, ये भल सफाई है एक तरह से, वो खाले नहीं होते जो सफाई करते हैं, कचरा, इतना बड़ा कचरा फंसा हुआ था, तो कमाल किया उन्होंने और कमाल की इन्वेस्टिगेशन की, कमाल। और पता नहीं कितने लोगों को मजीद रुसवा होने से, नंगा होने से, तशद्दुद होने से या उनके घरों के बेडरूमों तक जाने से बचा लिया इन्होंने। अच्छा, बिग ब्रदर कौन है वैसे? यही जो हमारे दोस्त। अच्छा, फिर अब जब साद ने अपनी जैसे वीडियो में बताया था कि मुझे जब मैं फैमिली से जेल में मिला तो मुझे पता चल गया था कि जो बिग ब्रदर हैं वो मेरी फैमिली से मिल चुके हैं। और उस दिन के बाद से 2 महीने जो अगले थे, उस दौरान एक एक दिन हम उनके साथ ऑन बोर्ड थे। तो चूंकि मैन टू मैन जरा उनके साथ था, तो वो उनका राब्ता जो मेरे साथ रहता था ना, वो जब हमारी तरफ पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने अपना बताया सब कुछ कि ये सब कुछ है और मेरी साथ से बात हो चुकी है इस हवाले से हर चीज़, तो आप मुझे तमाम एविडेंसेस दो कि आप लोगों ने अभी क्या क्या किया है, और सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने ली। अच्छा, अब हमारा पुराना एक्सपीरियंस ये था कि हर कोई बंदा आके हमें उलट पुलट कहानियां कर रहा है, तो फिर हमने भी एज अ फैमिली ज़रा
उस मोमेंट में ज़रा सोचा कि ये भी कुछ ऐसा ना, इस तरह से मसला ना हो जाए। लेकिन ये वो वाहिद बंदा था जिसने बोला था कि आपका मामला जो है उसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले 20, 25, 30 लोग जितने भी थे, उन्होंने कहा था आपका पैसा, आपका जो मामला है ना वो पैसे दिए बगैर हल ही नहीं होना। ये वाहिद बंदा था, तो इसलिए हमने फिर उनकी सुनी और जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी हमने उनको दे दी विद एवरी सिंगल प्रूफ, चाहे वो विजुअल प्रूफ हो, चाहे वो एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ हो। और उसके बाद मैंने भी कोशिश की उनके साथ मुकम्मल ताउन करूं, ताकि अगर मैं उनके साथ ताउन कर रहा हूं तो उनके लिए भी आसानी होगी। और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। घर में आप एक ही घर में गए आप? मैं असल में 2 या 3 इस तरह हो चुका है कि जहाँ पे लोगों ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि आपका मामला पैसों से हल होगा, और वो मैं थ्रू प्लानिंग जाता था। वो इस तरह से था कि जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जो साथ के ही दोस्त हैं जो अरीब हैं सिस्ट्रोलॉजी के ना, तो वो असल में वो हमारे साथ शामिल होते थे मामलों में ना। असल में उनका ये था कि हम उन पे बर्डन नहीं डालना चाह रहे थे, क्योंकि उनका एज अ फैमिली उनके घर बेबी आना था। और उसके बावजूद वो लोग कहते थे कि कोई चीज़ आपको चाहिए हो, कुछ मसला हो हमें बताओ, कोई मसला एनी सॉर्ट ऑफ। तो लेकिन ना वो बर्डन हमें बहुत फील होता था किसी से मदद मांगते हुए। तो हमने कहा कि अभी फ़िलहाल ऑल ओके है। और साथ उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था। उनको भी मुख्तलिफ ऐसे कॉल्स आती थी कि फ़लाँ हो जाएगा आपके साथ, फ़लाँ हो जाएगा, आपको उठा लेंगे, यूँ कर देंगे। एक बात बताएं, यहीं रुक के फिर आप उस घर की वो जो मालूमा घर में गए आप, जी, आपके सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं जी, साद के, आपके, वालदा के, वालिद के, अरूब के, दादा के भी बताया आपको जी। तो खर्चा कैसे चलाते थे? खर्चा यूं था कि हमारे मामू इधर पाकिस्तान आए हुए थे, जिनसे 60 लाख लेके दिए जी। तो उन्होंने असल में हमें चेक्स वगैरह दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी हेसिटेशन के आराम से इस चीज़ को इस्तेमाल करो। और ऊपर से ये था कि खर्चे ऐसा बहुत ज़्यादा कैश पे गुजारा हो जाता था। मेरा अपना जो था, मेरे अपने फ्रेंड ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। जिस दिन बंद हुआ उसने कहा कि ये एटीएम कार्ड मेरा रखो और आराम से इस्तेमाल करो। मैंने उसको पिछले हफ्ते जाके वापस किया। पैसों के मामले में आप कह लें कि मेरे मामू जी का बड़ा रोल है, और दोनों मामू हैं मेरे। एक मामू ऑस्ट्रेलिया होते हैं, वो फ्लाई करके आए हैं स्पेशली क्योंकि मेरे अब्बा जी का ऑपरेशन होना था, और वो मैं भी एक मसले में था, तो वो ये 2 रीज़न की वजह से वो आए हैं। साथ उन्होंने भी हमें पैसे। अब्बा जी का ऑपरेशन हो गया? अब्बा जी का ऑपरेशन होना है अभी, अब्बा जी का ऑपरेशन होना है। हम लोग भी कंसल्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। हाँ जी, हार्ट का ऑपरेशन है। वो भी कंसल्टेशन हमारी जो है, मेरे ख्याल से ये ट्यूसडे को जाना है। कब जाना है? ट्यूसडे को जाना है हमने। अच्छा, आपको धमकियां क्या क्या दी गई? एक के अरूब को उठा लिया जाएगा जी, दूसरा आपके घर और आपकी गाड़ियां, एसेट्स वगैरह, फिजिकल एसेट्स हैं, वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, एनसीसीआई वाले ले जाएंगे जी। और फादर के हवाले से भी धमकी आई हुई कि आपके फादर को भी उठा लेंगे। हाँ, मेरे अब्बा जी को। ये तो मुझे भी इदारे में लोग बताते हैं कि जी अब जी अगली रेड आपके घर होनी है और आपके अब्बा जी को उठा लेना। और उसके अलावा यही थी मोस्टली। अच्छा जी। तो और आपके घर कोई छापा तो नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा सच नहीं, कुछ नहीं। जो मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना बताना था वो ये था कि मुझे अरीब ने कॉल की थी, क्योंकि उनको कॉल्स आती रहती थी जी। उन्होंने कॉल की और उन्होंने बताया कि ज़िया, ये ना लाहौर में DHA साइड पे ना एक फलाना बंदा रहता है जिसका जनरल तक तल्लुक है। और वो बेसिकली ना वहां पे अरीब एक बंदे के हत्थे लग चुका था। वो उसको ये इंप्रेशन देता था कि ही इज कनेक्टेड विद जनरल्स, ऊपर बहुत ऊपर तक वो कनेक्टेड है। वो अरीब को बुला के उसने उससे हैवल गाड़ी, आईफोन, ये इस तरह की चीजें मांगी, और आईफोन दे भी चुका था ना वो। हाँ, अरीब ने डर के मारे आईफोन दे भी दिया था। खैर जिया क्योंकि वो बिग ब्रदर से कनेक्ट हो चुका था, जिया ने ये सारी स्टोरी शेयर की कि यार अरीब किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ गया। असल में ये था कि अरीब ने जब मुझे बताया ना कि ये सारा मामला है तो आप सुबह आ जाओ, उसने मुझे लोकेशन भेज दी। अब वो लोकेशन मैंने साथ बिग ब्रदर के साथ मैं इन्वॉल्व हो चुका था। मैंने कहा कि सर जी ये मामला है, और उन्होंने कहा कि आराम से जाओ, मैंने अपनी ऑलरेडी फाइंडिंग कर ली है कि सच कोई वो मसले वाली बात नहीं है, आप जाओ। और जब मैं पहुंचा हूँ उधर तो मैंने गाड़ी पार्क की है, तो उधर ना वो
एक होता है घर होता है, फिर होता है बंगला होता है, एक होता है महल होता है। वो महल था, चिट्टे रंग का मार्बल का बहुत बड़ा महल था। तो गाड़ी पार्क की उन्होंने, उधर फाइटिंग स्क्वाड था, जैसे सिक्योरिटी का होता है, 3-4 लोग थे गन्स के साथ। उन्होंने कहा फोन अपना गाड़ी में रख दो, मैंने कहा ठीक है। फिर वो बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ स्विमिंग पूल होता है, साथ एक मीटिंग रूम होता है। तो मैं जब जाता हूँ तो अरीब भी वहीं पे होता है, और मेरे से 15-20 मिनट पहले आए होते हैं। तो और उसके साथ जिनके साथ मीटिंग होती है वो थे। अब मैंने ये रोल प्ले करना था कि मैंने थोड़ा सा जैसे बकरी बन जाता है बंदा। और ये तय करके आए थे कि, यानी आप ये तय करके आए थे कि मैंने पूरी इनकी बात सुननी है? हाँ, मैंने मतलब बात सुननी है। असल में उन्होंने तब कहा कि आप फिलहाल कितने कितने पैसे दे चुके हो। मैंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया, और ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैसे आप अपना केस हल करवाओगे। मैंने कहा जो लीगल चैनल के थ्रू करवा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका दिमाग ठीक है कि इस तरह आप हल करवाओगे। आप को नहीं पता ये किस तरह का मामला है, आपको नहीं पता ये कहाँ तक गया है मामला। तो फिर उन्होंने ना ये इशारा दिया कि ये मामला जो है ना, ये ऊपर वाली जो अथॉरिटीज, पता नहीं किन किन के पास जाके लगा हुआ है ये मामला। तो ये वो ना उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आई है कि साद को तुन दो, ये उनके वर्ड्स थे कि उनकी तरफ से ये ऑर्डर आया हुआ है कि साद को तुन के रखना है। तो अब मैंने कहा सर जी ठीक है, जैसे आप बताएं, मैं देखता हूँ, मैं फैमिली से डिस्कस करके आपको फिर बताता हूँ, यूं 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 यूं। और मैंने वो बेचारगी वाली सी शक्ल बना ली थी। अब मैं वहां से निकला हूँ तो फटाफट ना, अब उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया था तब, उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया, ना मैंने पूछा, क्योंकि मैं ऐसा जाहिर नहीं करना चाह रहा था कि मैं उनसे कुछ इंक्वायर करूं, मुझे नाम से क्या लेना देना। मैंने नहीं पूछा कि सर जी आपका तारुफ करवा दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बात आपने कहीं आउट नहीं करनी, ये बात आप आउट करोगे तो आपके लिए भी मसला हो जाएगा, मेरे लिए पर्सनली बहुत मसला हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताता। अब जब मैं बाहर निकल रहा था तो उनकी 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, मैंने जल्दी से उनका नंबर याद किया, गाड़ी का नंबर यूं 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 जल्दी से पढ़ा। जब गाड़ी में बैठा, गेट से निकला, तो मैंने फ़ौरन कॉल करके मैंने कहा कि बाकी डिटेल से पहले ना आप सबसे पहले ये गाड़ी का नंबर नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। तो उसके बाद यही था कि उन्होंने अपने एंड से वर्किंग की, और उन्होंने बताया कि भाई ये जो लोग हैं जिनके घर आप मीटिंग करने गए हो, इनका दूर दूर तक किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ये फलाना बिजनेस है। आप समझ ही जाओ कि इन्होंने इतना बड़ा ये जो महल है ये बना भी कैसे लिया। फिर मुझे समझ आई कि हाँ, इनका महल बन कैसे गया। इस तरह के लोग थे। और ये तो खैर एक वाकया है। फिर वो कुछ कभी कभी कॉल्स पे ही रब्ता कर लेते थे कि आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं टाल नहीं लग गया। मैंने कहा कि अब मैंने किसी से नहीं मिलना, अब चीज़ों की समझ आने लग गई है, बंदा एक पेज पे रहे। और ये था कि जो मामला थे विद इन 2 months आफ्टर कनेक्टिंग विद बिग ब्रदर, वो ये थे कि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए हमने ना बाकी लोगों से भी अपनी बातचीत बहुत कम कर दी थी। भूले से बंदा कुछ बोल जीरो ही देता कर है। दी। इवन मैंने भी कहा था कि यार आप सब लोगों को आउट कर दो। तो कोई अक्सर मुझे आके कहता था कि यार आपके फलाने दोस्त का मैसेज आया और बड़े अच्छे इंटेंशन से आया। मैंने कहा यार उसको थैंक यू बोल दो। वो कह रहा है कि यार आपकी हेल्प करना चाहता। मैंने कहा उसको कह दो थैंक यू सो मच, बस इस तरह करके टोपी दे दो। अभी किसी को कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेट इट हैपन। मैं जब कोर्ट भी जाता था, जब साद को ना हर 2-2 हफ्ते बाद वो लेकर आते थे, जब बख्शी खाना ये होता था, उसके बाद फिर इसने हाजिरी लगवानी होती थी, तो मैं आ जाता होता था, क्योंकि मैंने कुछ 1-2 बातें कम्युनिकेट करनी होती थी। तो 5 मिनट ना मुझे साद के साथ मिल जाते थे, और मेरी बात साद से मुख्तसर होती थी हमेशा। जब जेल भी विजिट करने जाना है, 20 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता था, वो जो आपस में कॉल में मुलाकात होती है। सबसे पहले मैं बैठता था, मैं 2 मिनट हार्डली 2-3 मिनट्स में अपनी पूरी बात कर देनी। और फिर वीकली पीसीओ पे कॉल होती है जो मोबाइल पे आती है, उधर लैंडलाइन लगे होते हैं वो मेरे साथ, लेकिन ना उसमें हमने कभी भी इन चीज़ों, इन मामलात के बारे में बात नहीं। हाल चाल हो गया, वैसे ही क्या चल रहा है, बाबा कैसे हैं, मामा कैसी हैं, और रूप कैसी, सारा ये आराम आराम से उसमें डिस्कशन, किसी इस इंटरनल मैटर के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं। लेकिन सुना है आपको जो आपके आईओ थे, शोएब रियाज थे, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में भी फंसाने की कोशिश की थी। नामजदी था किसी चीज के अंदर। अच्छा, ऐसा उन्होंने चार बेसिकली पर्चे तैयार हैं। तो वो 4 पर्चे कहते हैं कि हम मजीद दे देंगे। अभी ये बात ये भी नहीं कर रहे हैं कि जी इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि 4 पर्चे और दे देंगे। और कितना अर्सा अंदर रखेंगे?
ये मुझे नहीं पता, ये नहीं उन्होंने कहा कि कितना अर्सा अंदर रखे, उन्होंने बस कहा कि 4 पर्चे और दे देंगे। जब हम 30 लाख रुपया जुडिशियल का इन्होंने हमसे ले लिया था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं की है कि अब जी हम बेल हो जाएगी तो वटेवर, नहीं। विक्ट्री निशान साइन बनाने पे भी आपको डांट पड़ी थी? हाँ जी। क्यों? सर विक्ट्री निशान की हिस्ट्री पता है क्या है? हाँ। बल्कि मैं तो आज भी बल्कि कहना चाहूंगा कि उसकी किसी और एंगल से अगर किसी के पास वीडियो आ जाए। एक मैं पहले जिस दिन रिमांड पे था, एक ना रिपोर्टर था, जर्नलिस्ट टाइप, कोई इस तरह वीडियो बना रहा, सामने से आ रहा, उसने मेरी तरफ वेव किया, उसने कहा कि लकी भाई क्या हाल है। मैंने उसको ऐसे टी बैक कर दिया, बस। मैंने कोई विक्ट्री ऐसे हाथ ऊपर करके नहीं किया, या मैंने कोई नारा नहीं मारा है, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको ऐसे कर दिया बिकॉज ही वॉज डूइंग ऐसे। मैंने उसको, वो मुझे ऐसे करता तो मैं उसको ऐसे कर देता, वो मुझे ऐसे करता तो मैं उसको ऐसे कर देता, ठीक है। तो उसने मुझे ऐसे किया तो मैंने उसको ऐसे कर दिया, दैट्स इट। आप उसके अंदर मेरे एक्सप्रेशन देख लें, कोई मैं स्माइल भी नहीं कर रहा हूँ उस तरह से, ठीक है। कैमरा था, उसके बाद कहता है ऐसे ऐसे, मैंने कहा ऐसे, दैट्स इट। अभी किसी के पास कोई दूसरा एंगल की अगर इसकी कोई वीडियो है तो ये प्लीज मुझे भेज दे। और जब आप एनसीसीआई पहुंचे तो क्या कहा इस? बस इस बात पे वो आकर गए कि ये विक्ट्री का निशान क्यों बनाया। मैंने कोई एज इट इज ये स्टोरी एक्सप्लेन की, लेकिन वो माने ही नहीं, डांटते गए। अच्छा, आपकी जो एफआईआर है अरूब की, जी उसमें है कि असिस्टेंट डायरेक्टर और आपके आईओ शोएब रियाज ने अरूब जतोई को मुकदमे में रिलीफ देने के लिए 60 लाख लिए। हाँ जी। कहानी तो आप बता चुके हैं, लेकिन क्या वो चाहते थे अगर आप 60 लाख ना देते तो क्या करते अरूब के साथ? उस पर भी मुकदमा कर देते? उस पर मुकदमा करते, उसको ये भी थ्रेट कर चुके थे कि उसको गिरफ्तार भी करेंगे, उसको ये भी थ्रेट कर चुके थे क्योंकि वो प्री अरेस्ट बेल करवा चुकी थी। तो वो ये कहते हैं कि आप प्री अरेस्ट बेल भी करवाएं तो हम आपके नया पर्चा दे के पकड़ लेंगे। वो ये कहते हैं कि आपकी प्री अरेस्ट बेल भी आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि ये जो है, मतलब जिस तरह मेरे पे एक्स्ट्रा पर्चों की इन्होंने धमकी दी थी कि 4 पर्चे और कर देंगे, तो जी अरूब पे भी कोई ना कोई केस बना देंगे, इफ़ नॉट दिस, ठीक है। तो ये सारी बातें वो हमें ऑलरेडी वो कर चुके थे, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं उनको लिफ्ट नहीं था करवा रहा, मेरी तरफ से तो इनको 1 इंच का भी फाइनेंशियल बेनिफिट जो मैंने डिसाइड कर लिया है डे 1 से, जब मैं गिरफ्तार हुआ, मुझे हर टाइप के बंदे ने आके कहा पैसे दे के जान छुड़ा, जो मांग रहे हैं दे दे। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने कहा मैंने इनको 1 टका नहीं देना। ये भी याद रखेंगे कि हम बड़ा जलील रहे हैं टकी भाई के पीछे, 1 रुपया नहीं मिला बस। लेकिन फिर ये फैमिली के पीछे आ गए, फैमिली डर गई, घबरा गई। फैमिली ने मेरे सामने हाथ जोड़ दी के साथ जो कह रहे हैं कर लो। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं, आप लोग देख लो जहाँ से भी होता है, मेरे पास नहीं है। तो फिर मेरे मामू आए थे और ये वो। और इन्होंने क्या और कोई धमकी फैमिली को दी? धमकी ये लोग ना मेक श्योर करते थे कि जब एनसीसीआई साथ से मिलने जाना होता था तो वो एक ऐसा माहौल बना दें, साथ को हमेशा प्रेजेंट रखते थे और अरूब को, मामा को ये इस तरह ना सामने रखते हुए, क्योंकि ये वीक पॉइंट है। जो घर की खवातीन होती हैं, साथ की वाइफ है सामने, और वो वाइफ को धमका रहे हैं तो साथ भी पैनिक में आएगा, लाजमी आएगा। वो मेक श्योर करते हैं कि जो अरूब को बात करे ना वो मेरे सामने ही करे, ताकि ये भी सुने। इस चीज का वो फायदा उठाते थे। और फिर जब हम वापस गाड़ी में बैठते थे, हम बहुत ज्यादा पैनिक में होते थे। हम पैनिक एज इन कि हम परेशानी में होते थे कि हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे एक गलत एक्शन की वजह से साद को मसला हो सकता है, ठीक है। और ये कि हमें अपने मामलों कभी में ऐसा भी हुआ कि आपने कहा हो कि यार ये अरूब को घर से शिफ्ट कर दें, ये अरेस्ट ना कर लें? मैंने ही उसको बोला, मैंने उसको कहा था कि तुम आउट ऑफ कंट्री चली जाओ, ठीक है, या नहीं तो इस्लामाबाद चली जाओ, नहीं तो कराची चली जाओ, कहीं भी चली जाओ। गई नहीं, कहती नहीं, फिर ये मैं इधर ही हूँ। एक दफ़ा कोर्ट आया था साद ना अपने रिमांड की ही पेशी में, तो साद ने मेरे कानों में बोला कि फौरन इस पेशी के बाद ना रूब को आपने आउट ऑफ सिटी कर देना है। फिर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, मैंने कहा कि ये शायद वही पार्ट ऑफ प्लान है जो साद को प्रेशराइज करते रहते हैं कि आपकी फैमिली को भी हम ये कर देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं ऐसा मेरा ख्याल। अच्छा, अरूब जतोई को मुकदमे में रिलीफ देने के लिए 60 लाख आपने दिए, पैसे लिए उस्मान जो सादुर रहमान और शुएब का दोस्त, ये आपका भी दोस्त था? हाँ जी। उस्मान ये क्या करता है? काम करता है ई-कॉमर्स का। अच्छा, और सलमान अजीज जो कि शुएब अजीज का, शुएब रियाज का जी, उनका फ्रंटमैन, शुएब रियाज का फ्रंटमैन था। हाँ जी। आपको जुडिशियल करवाने के लिए मजीद 30 लाख चेक्स की सूरत में लिए बजरिया शहबाज, फ्रंटमैन शुएब रियाज
और मुलजम के वकील चौधरी उस्मान के साथ बाम साज बाजकर के लिए कोट अब्दुल मालिक मोटरवे टूल प्लाजा जिला शेखुपुरा में लिए चेक्स और ज़ियाउर रहमान और अब्दुल्ला की मौजूदगी में अगस्त 2025 को वसूल किए। फिर इसी एफआईआर में कि रिश्वत की रकम तकसीम कुछ इस तरह हुई कि शुएब रियाज ने 50 लाख, जवार अहमद डिप्टी डायरेक्टर के एक दोस्त का कार जोन शोरूम वाले के पास रखवाए 50 लाख शुएब रियाज ने, 5 लाख उस्मान अजीज, 5 लाख चौधरी उस्मान वकील, 20 लाख शुएब रियाज, 5 लाख अपने फ्रंटमैन को दे दिए शुएब रियाज ने और 5 लाख एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, बड़े थोड़े पैसे लिए। मुलजम मतलब आपके भाई के अकाउंट से, अच्छा ये जो है $3,26,420 अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, वो भी अभी तक उधर ही हैं सारे वो क्योंकि ये सारे ऑफिसर्स अरेस्ट हो गए हैं, वो एक सेफ कस्टडी में है अब, मेरे पास नहीं है लेकिन वो एक सेफ कस्टडी में है कि मतलब अब थ्रू कोर्ट जो है वो मुझे इंशाल्लाह वो वापस मिल जाएंगे। कभी जिंदगी में सोचा था कि ये ऐसे लम्हे भी आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक मतलब आप कह लें कि जो लास्ट 3-4 माह थे उसके अंदर अगर 1% भी अगर आप कह लो कि चलो हाँ इस तरह का 1% भी हो सकता था तो वो 1% भी हमारे माइंड में कभी भी नहीं आया। आपने कभी? नहीं, नेवर। उस दिन मैं जब साथ आया था ना तो मैं मजाक में ना इसको छेड़ने के लिए कह रहा होता हूँ कि बाहर वाले की भी जेल होती है, मतलब बाहर वाला जो बंदा होता है ना उसकी भी जेल होती है। तो लेकिन जाहिर है जो इसने साथ में गो थ्रू किया उसका बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि यार आप अंदर आ जाओ, मैं बाहर चले जाता हूँ। हाँ जो मैं नहीं कभी चाहूंगा, जो ठीक है बाहर है। नहीं ये बात सही है कि बाहर भी मुझे पता है कि जिस चेहरों के साथ पूरे हुए चेहरों के साथ मेरी फैमिली मुलाकात करने आती ही या जिस चेहरों के साथ वो एडिशनल डायरेक्टर रूम से वो जाती ही या आती ही, वो मुझे पता है। 23 दिन आप रहे हाँ जी हवालात में। हाँ जी। सुबह से शाम तक क्या मामूल होता था? यार टाइम वहां पे नहीं था गुजरता, बहुत स्लो हवालात का, और जब उनका दिल किया वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऊपर ले जाते थे। और सर एक तो बड़ी मजे की चीज ये तो मैंने बताई नहीं है, समटाइम्स मैं सोया होता था, मुझे सोते हुए को उठा के ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि कोई एक इनका कोई जानने वाला ऑफिसर्स का ही कोई सेल्फी लेने आया होता। ये भी होता है। शाउट आउट वीडियोस मेरे से बनवाते रहे हैं, मेरे से अपने फैमिलियों के लिए वीडियोस बनाते रहे हैं इन्हीं ऑफिसर्स के जानने वाले। जाहिर है अब जिस तरह मिसाल के तौर पे आईओ है, एक खबर सोशल मीडिया में फैली हुई है तो उनके जितने रिश्तेदार हैं जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं वो कहीं उनको कहेंगे कि हमें मिलवा दो, वो कहेगा हाँ जो आके मिल लो, वो आके मेरी वीडियोस बना के शाउट आउट लेके ये सारी वीडियोस भी करते गए। शाउट देते थे? कभी अपने चैनल का शाउट आउट मांगते हैं, कभी कहते हैं मुझे बर्थडे विश कर दो, कभी कहते हैं कि जो है एक मेरा एक दोस्त है उसके लिए मैसेज भेज दो एक अच्छा सा। तो ये भी होता रहा ड्यूरिंग माई कस्टडी, और ये ऑफिसर्स खुद कहते थे कि हाँ जी बनाए इसके साथ वीडियो। फजर पढ़ते थे और उसके बाद फिर सो जाते थे आप? और फजर के बाद ही सोता था मैं पहले। खाने पीने का क्या मामूल था? खाने पीने का ये था कि मिल बांट के करना पड़ता था, उसमें से भी सारा सामान हमें नहीं था पहुंचता, क्योंकि ये बात मैंने उधर यासिर के पॉडकास्ट भी कही थी कि हवालात के अंदर ना जो जेल की मैं बात नहीं कर रहा, जेल पे भी हम आते हैं, उससे पहले अभी मैं जेल नहीं गया हूं, मैं हवालात में हूं। क्योंकि ये मैं क्लियर इसलिए कर दूं क्योंकि जब मैंने यासिर शमी के पॉडकास्ट पे ये बात की थी तो लोगों ने इसको अज्यूम कर लिया कि ये जेल की बात कर रहे हैं। मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हवालात की बात कर रहा हूं। मेरा पेट खराब था, हवालात में आप घर से खाना मंगा सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि जो बाकी लोग मंगाते हैं वो कभी कोई कढ़ाई या इस तरह की कोई चीज मंगा लेते थे जिसकी वजह से वो मुझे सूट नहीं था करता, तो मैं उनके साथ शेयरिंग में नहीं था खा सकता। मैं ज़िया को स्पेशल कहता था कि यार आपने ना सबवे का सैंडविच जो है ना 2 सुबह 2 शाम आपने मुझे भिजवाने हैं। कहता हाँ ठीक है, वो भी इसने उधार लेके भिजवाए थे, तब सारों के अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे। अब ये मुझे भिजवाता था लेकिन मुझे वहां पे मिलता नहीं था, मुझे पता ही नहीं लगता था कि इसने भिजवाया भी है। मैं वेट करता था कि अच्छा सुबह हो गई, शाम हो गई, मेरा सैंडविच नहीं आया, रात हो गई, मेरा सैंडविच नहीं आया। वो गार्ड होता है वहां पे एक NCCIA का ही, उसको अक्सर चाय का कप या वैसे कभी कभी रिक्वेस्ट भी कर दो तो वो मान जाता था। मैं उसको कहता था यार मैंने कॉल करनी है एक जल्दी इंपॉर्टेंट, उसने मुझे फटाफट ना कॉल करवा दी। मैं उसको बहाना लगाता था मुझे ना मेडिसिन
का पता करना है, उस बहाने के वो कॉल करवा देता। कॉल जब मैंने इसको की, मैंने ज़िया को, मैंने इसको गालियां दी। मैंने कहा यार आपने भूखा मारना है मुझे, किस तरह के बंदे हो भाई आप? कहता क्या हुआ है? कहता भाईजान आप कहा था कि आप मुझे सैंडविच मंगा दो एक अद्धा। तो कहता यार, इसने आगे से मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। कहता भाई तू पागल है, तुझे सुबह भी भिजवाया है, शाम को भी भिजवाया है, ठीक है, अपना ये मेरे पास वो फूड पांडा पे पड़ा भी हुआ है कि रिसीव हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है? तो बाद में पता लगा कि वो ऊपर चला जाता है सारा, वो चारों सैंडविच मेरे ऊपर चले गए। मेरा अच्छा, फिर रात को फिर मैंने इसको फिर कहा, मैंने कहा अच्छा अब आप फिर भिजवा दो, लेकिन ये इसको ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भिजवाना। तो वो फिर आया था कोई 1 बजे, 11-12 बहुत बजे लेट। वो मिल गया, वो एक मिला हाँ मुझे। फिर वो उस वक्त सारे घर चले गए थे, दफ्तर बंद होने के बाद ही मेक श्योर होता है ना कि चीज हवालात में ही आनी है, अगर कोई चीज बाहर आई, वरना तो वो ऊपर चले जाती है। इसी तरह से एक और भी हमारे साथ एक मुलजिम थे, वहां पे 3 लड़के थे आपस में, एक ही पर्चे में गिरफ्तार हुए थे। तो उन्होंने ना रात को मेरे से पूछा कि डक्की भाई सज्जी खाएंगे? मैंने कहा कि हाँ अगर आती है तो खा लेंगे। कहता बस ठीक है, हमने 4 डब्बे मंगा लिए, 3 हमारे 1 आपका। मैंने कहा ठीक है। कोई रात को 7-8 बजे के करीब ना मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए, इंटेरोगेशन हो रही, मेरी फ़ोन शोन चेक हो रहे। अब जब मुझे छोड़ना था ना, तो वो एक ना FIA का कॉरिडोर है ना, वहाँ पे लेफ्ट पे ना किचन आता है एक छोटा सा। तो वहाँ पे किचन में ना एक बंदा मिलने आया हुआ, शाउट आउट वीडियो बनवाने। तो मैंने उसको एक वीडियो भी बनवा दी। अब जब मैंने वीडियो बनवा दी, जब मैं जा रहा तो वहां पे एक ऑफिसर बैठा था, एक प्राइवेट बंदा बैठा हुआ था और एक बंदा बैठा था जो उनसे मिलने आया। जाते जाते उन्होंने कहा कि यार सज्जी खाते जाए। मैंने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, मैंने खाया हुआ है। अब मैं नीचे चला गया तो 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। वो लड़के भी इंतजार करे, सज्जी नहीं आई। 12 बज गया, सज्जी नहीं आई। मैंने कहा यार आपकी सज्जी, मैंने कहा यार 1 सेकेंड, मैं ऊपर था, आपने 4 डब्बे मंगाए? अच्छा, उन्होंने मुझे नहीं था बताया, ये शुरू में जो मैंने कहा था ना कि हम 3 मंगा लेते, उन्होंने मुझे नहीं था बताया कि 4 डब्बे हम टोटल मंगा रहे हैं। मैंने कहा 4 डब्बे तो नहीं थे आपके? कहता हाँ। मैंने कहा वो खा गए ऊपर, मुझे भी ऑफर हुई है। कहता नहीं यार। फिर उन्होंने गार्ड को कॉल लेके अपने भाई से कंफर्म किया, उसके भाई से मंगवाया था। तो उसके भाई ने कहा हाँ मैं तो भेज भी, कहता मैं तो शाम को 7 बजे भेज दी थी। मैंने कहा बस ठीक है, नहीं था किस्मत में। शर्म करो जालिमों, खाने आप, जुल्म आप करते रहे, पैसे आप लेते रहे, फैमिलियों को हरास आप करते रहे, इनके जो बाहर से खाने आते रहे वो आप खाते रहे। तुम्हारे दोजक मेरे ख्याल से कब्रों की मिट्टी से ही भरेंगे। अब जैसा जेल है ना। अच्छा, अब आप 23 दिन एक बड़े क्राइसिस के बाद बड़ी खुशी हुई थी उस दिन कि इधर से जान छूटी है, मैं जेल जा रहा हूं, कि एक नया वसवसा था, खौफ था? क्योंकि मेरे लिए तो यही था कि मैं जेल जा रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या होगा। खौफ था। वहां सुना है कि सारा कुछ कपड़े उतार के वो तलाशी लेते हैं। तलाशी तो बहुत तगड़ी होती है उनकी। और कपड़े उतार के लेते हैं? कपड़े उतार के नहीं लेते, लेकिन हाथ मार के एक जगह, बाल, इवन आपका मुंह, ऐसे नहीं कि मुंह खोलो, आप मुंह खोल के कहते हो अच्छा ठीक है बंद कर दो, वो आपकी लिप्स ऊपर करके, आपके दांतों के बीच, आपकी जुबान, लेफ्ट राइट, आपकी नाक के अंदर, आपके कान के अंदर, दे मेक श्योर कि कोई गलती से भी नहीं कुछ। और आपको कैसा लग रहा था जेल में दाखिल होते वक्त? डर लग रहा कि कोई कुछ कह ना दे। जेल में मुझे एक बार भी मार नहीं पड़ी, एक बार भी। किसी ने मजाक में भी नहीं मारा जेल में, पूरे 2.5 महीने मैं रहा हूं, किसी ने भी नहीं। आप पहले सुना चुके अपने व्लॉग में कि जाते ही आपने वो गर्मियां थी, कमीज उतारी, वो पानी की बोतल हाँ जी, उसके साथ ले। Day 1 को सोना बहुत मुश्किल था, 3 दिन तक जो है मैंने। और अकेले ही रहे आपके? ये मेरे लिए बड़ी सजा थी, मुझे उन्होंने अकेला ही बंद किया। क्यों? मैं उनका रिक्वेस्ट करता, कहता कि यार ये, वहां के इंचार्ज तो यही कहते थे कि इसमें आपका फायदा है, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकता है आपको। लेकिन मैं उनको कैसे समझाता कि यार मेरा कोई दुश्मन नहीं है इधर, मुझे घूमने दे। मैं था वहां पे एक सिक्योर्ड प्रेमिसेस के अंदर, और दरवाजा खोलते थे, चक्की का दरवाजा खोलते थे, सुबह टाइम और शाम टाइम बंद कर देते थे। अब मैं वो वाली जेल में नहीं था जहां पे बाकी लोग रहते हैं, मैं एक और जगह था जिसको सिक्योरिटी वार्ड C कहते हैं। वो एक सिक्योर्ड प्रेमिसेस है, इतनी ही जगह है, इस दीवार से उतनी दीवार तक, एक ड्राइंग रूम जितनी ना, एक जगह है, वहां पे सामने घास लगी हुई है और
उसके सामने 4 चक्कियां लगी हुई हैं, चक्की बोले तो सेल। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मुझे बाहर घूमने दें, कहते हैं कि नहीं, वो मैं मना किया है। जबकि वो ये आके कहते हैं कि ये आपका मतलब आपके लिए अच्छा है, लोग तो तरसते हैं कि हमें सिक्योरिटी वार्ड बंद कर दें, ठीक है। मैंने कहा यार मुझे मसला नहीं है, मुझे आपने नशेइयों में डाले, नशेइयों में डाल दो, मुझे बंदा चाहिए बात करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं वो रात को असर मगरिब के बीच बीच बंद हो जाते थे हम, सर उस टाइम से लेके सुबह 6 बजे तक, समवेयर अराउंड 6 बजे खोलते हैं फजर के बाद, रोशनी जब आती ही, वो जिंदगी का सबसे मेरा मुश्किल टाइम था। जब आपकी चक्की खुल गई है दिन टाइम, तब चलो आप साथ वाली चक्की के साथ भी हल्की फुल्की गपशप लगा लेते थे, लेकिन वो जो रात का टाइम था ना, आप कह लो कि एक इतनी सी जगह है 6 टाइलों जितनी, और आप दीवार को देख के बस सोच ही सकते हो और क्या करो। कोई किताबें वगैरह नहीं पढ़ी या कोई अखबार आता था, मेरे साथ वाली चक्की में थे, उनका अखबार आता था दिन टाइम, वो पढ़ लेते थे, रात टाइम उनसे मैं लेता था। और मैं अखबार इतना स्लो पढ़ता था ऑन पर्पस कि टाइम बस निकल जाए, और मैं वो वाली खबरें भी पढ़ता था जो मेरे मतलब की भी नहीं है। और आपकी सुना है कि साथ वाली एक चक्की में तौहीन मजहब वाले लोग भी थे? वो वो मेरी चक्की में नहीं थे, वो साथ एक वार्ड में थे। अच्छा, वार्ड। हाँ, वो वार्ड ही अलग थी, लेकिन दीवार काफी ऊंची थी उसकी, तो उनके साथ कोई वो नहीं कितने थी। लोग थे वो? 400 जो 400? सुनने में आया, मैंने काउंट नहीं किया, जो मुझे सुनने में आया कि जो आपके जो साथ वाली वार्ड है वहां पे 400 बंदा है। 400 देखा मैंने एक भी नहीं। तौहीन मजहब में? हाँ जी। अच्छा, तो वो सुना है आपको ऊपर से पर्चियां भी फेंकते थे? एक ने मुझे ऊपर से पर्ची फेंकी थी, एक ने मुझे बख्शी खाने में पर्ची दी थी। उसमें यही बेसिकली वो हेल्प के लिए कह रहे होते हैं कि यार डकी भाई हमारी हेल्प करें, हमें फंसाया गया है, ठीक है। उसमें इन्हीं अफसरान का नाम भी लिखा होता है कि हमें इन लोगों ने फंसाया। एनसीसीआई के हाँ जी, अफसरान ने एनसीसीआई का हमें केस था ना ये सारा। हाँ, झूठे तौहीन मजहब के केसों में अंदर कराया हुआ है। तो वो यही सारा पैगाम लिखते हैं और वो कहते हैं कि यार हमारे लिए आवाज उठाएं, हमारे लिए कुछ करें। अब वो नंबर उन्होंने लिखे हुए थे मेरे शायद बहरिया के घर में, अगर मुझे मिलती है वो चिट मैं आपको सेंड करूंगा, आप यहाँ पे पेश कर दीजिएगा। नहीं, वो जरूर होनी चाहिए। तौहीन मजहब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन नहीं होनी चाहिए। हमारी जाने कुर्बान, हम मुसलमान हैं, ऐसे ही। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले। लेकिन इसी रहमतुल्लाह आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कुछ उम्मती ऐसे हैं जिन्होंने ब्लास्फेमी को एक हरबा बना लिया है, एक टूल बना लिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में हैं। अगर कोई भी जन्नत कमाना चाहता है, सवाब कमाना चाहता है, सही बात। तो इस दुखी इंसानियत के लिए काम आए, जाकर देखे, उनकी कहानियां सुने, यकीन करें उनकी फैमिलियां रुल गई हैं, उनके अपनी दुनिया उजड़ गई है। वो जेलों में भी एक जेल के अंदर, एक जेल के अंदर, एक जेल के अंदर। तो खुदा के लिए इनकी मदद करें, कम से कम उन लोगों की जो जिनको फंसाया गया है और जो इस वक्त बेगुनाह जेलों में है। तो जेल जो है ना, आप कह लें, हमारे पास अंगीठी भी थी एक, उधर सिक्योरिटी वार्ड में एक अंगीठी थी। कोयले लकड़ियां वगैरह जला के ना हम लोग अक्सर पानी गर्म कर लिया, आप कह लें कि चाय बना ली। कोई ऐसा लम्हा आया आपको हवालात में या जेल में कि आपको लगा कि बस अब तो मेरी जिंदगी इधर ही गुजरेगी? क्योंकि बहुत सारी खबरें, और मुझे ये एडिशनल डायरेक्टर भी ये मुझे कह चुके थे कि मैं तेरी हाई कोर्ट तक बेल रोकूंगा। मेरे माइंड में ये चीज बैठी हुई थी, मैंने कहा यार ये किसी को भी कह के कुछ कर ना दे। हम जब मिले इसने मुझे कहा था कि हम फैमिली गए हुए थे, तो ये कहता है कि मैंने तो साल का माइंड बनाया हुआ है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा अगर मैंने पैसे ना दिए। अब हमने नहीं थे दिए पैसे अब मजीद जुडिशल होने के बाद, तो मेरे माइंड में यही था कि अब मैं साल ही दूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इसके एस्पेक्ट से ना वो बात ठीक है कि अगर इसने साल का माइंड बनाया ना तो 3 महीने आपको कम लगे होंगे शायद, कि साल का माइंड बनाओ ताकि उससे पहले हो जाए तो आपको कहो कि एक यार मोमेंट था, ठीक हो गया। मेरी हाई कोर्ट पे बेल लग गई थी, ऑनरेबल जस्टिस फरूक हैदर साहब के पास जो है हमारी बेल लगी थी। जब लॉयर्स वगैरह ज़िया गए हैं उनके पास, जब बेल का दिन था, 17 तारीख थी शायद मेरे ख्याल से, जो भी तारीख थी, 10
उनके सामने एक फाइल रखी गई। जज साहब ने मेरे ख्याल से 2-4 सफ़े आगे किए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुन रहा। हाँ, आई थी खबर कि जी, माजरत कर ली। हाँ जी, उन्होंने माजरत कर ली थी इस चीज़ से कि मैं कुछ रीजंस की वजह से ये केस नहीं सुन सकता। और मैं बड़ा पैनिक हो गया। मैंने किसी तरह मसाई, मैंने जो मर्जी, एक बंदे की बेल हो रही थी हमारे साथ ना, एक ट्रैफिक वाला एक बंद था, अगले दिन ही उसकी बेल हो गई थी। एक दिन के लिए आया था, अगले दिन उसकी बेल हो गई थी। उस टाइम के लिए वो अंदर था और वो जा रहा था। मैंने कहा ब्रो एक मेरा काम कर। मैंने उसको पेपर पे सारा लिख के दिया, नीचे ने मैंने नंबर लिखा ज़िया का। मैंने कहा यार ये फटाफट जो है ना, ये आपने ज़िया को इसकी फ़ोटो भेज देनी है मेरे भाई को। कहता हाँ ठीक है। वो इस तक पहुंच गई थी। उसमें क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा ज़िया बिग ब्रदर को भेजो भी कि अभी। ठीक है। मैं इतना पैनिक में उसको, मैंने इतना लंबा खत लिखा था कि यार उसको भेजो, ये क्या हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये किसी ने रोकी है, बेल रखी है, ये क्या हुआ है, ये किसी ने कुछ किया है। अभी के अभी उसको कहो मेरे से कल मिलने आए, जो जैसे मर्जी मसा करके जो मर्जी हो मेरे से कल मिलने आए। आया, ही एक्चुअली केम। मैंने उसको कहा कि यार ये कहता कि यार इट्स फाइन, पैनिक होना बंद करो। ये समटाइम जो हाईलाइटेड केस होते हैं, समटाइम्स ये हो जाता है, ठीक है। कहता किसी ने कोई तुम्हारी बेल का कुछ भी नहीं किया, रिलैक्स हो जाओ। मैंने जो है मतलब मेक श्योर किया कि नो वन इज ट्राइंग टू मेस विद यू और तुम्हारी बेल। जो मेरिट पे जैसा आप अपनी मर्जी से लॉयर करें, अपनी मर्जी से जैसे बेल चाहे वो करवाएं, कोई उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है। मेरिट पे आप करवाएं, इस इन्फ्लुएंस कोई नहीं करता। कहता है ये मैंने मेक श्योर किया है। तो कहता कि हाईलाइटेड केस के अंदर समटाइम्स हो जाता है ये, कभी कभार जज, अब ये तो जज साहब भी बता पाएंगे कि एक्चुअली क्या रीजन थी। लेकिन जो उन्होंने तब जो मुझे बात बताई कि यार समटाइम्स ये होता है कि जज साहब नहीं चाह रहे होते कि उनका नाम खबरों में आए। समटाइम जज साहब नहीं चाह रहे होते कि उनका नाम किसी पॉडकास्ट में घूमे, किसी वजह से, या वो समटाइम जज साहब नहीं चाह रहे होते कि ये जो सोशल मीडिया का जो केस है, जहां पे हर बंदे ने केस के हवाले से वीडियोस बहुत सारी बनानी है, तो वो बीच में बार बार उनका जिक्र हो। समटाइम वो जज नहीं चाहता, तो समटाइम जज कह देता है कि ये मेरे जिम्मे ना लगाएं। तो दिस इज वेरी नॉर्मल, यू डोंट हैव टू पैनिक। और ये अगर तो किसी ने आपकी बेल को इन्फ्लुएंस किया ना, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि किसी ने आपकी बेल को इन्फ्लुएंस किया, तो ये जज साहब ने आप पे बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी बेल मैं खारिज करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि किसी और के पास लगा, किसी और के पास ले, ठीक है। तो कहता है उन्होंने बड़ा एहसान किया आप पे, आप इसको पॉजिटिव लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो उनकी बात सही निकली। अगले आपको बहसियत फैमिली कोई ऐसा लम्हा आप पे आया हो कि ये अब लंबा ही अंदर है? लंबा अंदर वाला ऐसा सच नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी जो फैमिली है ना, जो साथ की फैमिली है, हम सब, हमने आउट ऑफ द वे जाके ये होप बनाई है कि नहीं, अगर, क्योंकि हम लोग अगर रह जाते ना इस चीज में कि नहीं अब ये लंबा ही अंदर है, तो हमारे एक्शंस में भी वो चीज शो होनी थी। और कोई ये तो था कि टाइम लगेगा, हमें था कि अगर टाइम लगता है नो प्रॉब्लम। जब ये जस्टिस फरूक अहमद साहब ने जो फरूक अहमद साहब ने जब नहीं इनकार कर दिया था कि मैंने नहीं सुनना, तब मेरा अपना जो मौक़िफ़ था वो यही था कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हफ्ता 1-2 हफ्ता, खैर कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। क्योंकि मेरे इल्म में ना कुछ केसेस हैं जो मेरे कुछ दोस्तों के, वो इस नौयत के भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इतने लंबे हैं। तो मेरे ना माइंड में एक चीज है कि कोर्ट केसेस वगैरह ना बहुत ज्यादा लंबे चले जाते हैं। अच्छा, जिस दिन बेल हो गई, बेल हुई तो आप जेल में ही थे? जेल में ही था। तो आपको किसने खबर सुनाई? उधर ही इंचार्ज थे, उन्होंने सबसे पहले आके खबर दी मुझे, और वो खबर टीवी पे आ गई थी। असल में हमारे उधर वहाँ पे टीवी लगा नहीं था। असल में मेरी गिनती एक जगह शिफ्ट हो गई थी। मैं सिक्योरिटी वार्ड से एक और जगह शिफ्ट हो गया फॉर सम रीज़न। सिक्योरिटी वार्ड में मेरे ख्याल से एक चक्की पे टीवी लगा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ 4-5 चैनल्स आते थे, इससे ज़्यादा नहीं। वो इनमें से एक भी चैनल मेरे मतलब का नहीं था। 2 खबरों के आते हैं, 2 ड्रामों के आते हैं, 1 स्पोर्ट्स का आता है, बस। इसके अलावा कोई चैनल नहीं आता। मैंने ज़िंदगी में ड्रामा देखा नहीं, तो मेरा वो टीवी से भी, मैं तो कहता है यार टीवी ना भी हो तो एक ही बात है। तो जो नई वाली जो वार्ड थी जहाँ पे मुझे शिफ्ट कर दिया गया था,
वहाँ पे किसी के पास भी टीवी नहीं था, लगवाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, लेकिन किसी के पास भी नहीं था। तो वहाँ पे जब मेरी बेल हुई है, ये खबर आई है टीवी पे, वहाँ पे किसी इंचार्ज ने देखी है, वो उसने आके मुझे बताया है। और कैसा फील हुआ? रो पड़ा मैं उसको गले लग गया लंबा, उसी को मैं गले लग गया लंबा। मेरे ख्याल से 1 मिनट तो मैं पूरा ऐसे ही स्टिल रहा। तो जो मेरी बॉडी में खून धो रहा है, वो खून जमा हुआ था पूरी तरह 3 महीने से। और बस एक जो फीलिंग थी, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने मुंह से नहीं बता सकते जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, ये उनमें से एक फीलिंग है। और जब आप जेल से बाहर निकले, आगे कौन लेने आया था? भाई लेने आया था। तो जब मैं जेल से बाहर निकला, भाई ने गाड़ी में मुझे बैठाया। मैं ये भी चुप था, मैं भी चुप था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, तब भी ये कुछ भी नहीं बोला, सीधा मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। जैसे ही गेट के बाहर से निकले हैं, हमने एक दूसरे की तरफ देखा है, हमने ऐसे मतलब चीखें मारी हैं गाड़ी के अंदर कि मतलब भाई साहब क्या हो गया भाई। तो मतलब ये जब तक हम मेन रोड पे नहीं आ गए ना, हमने मेक श्योर किया कि यार हम वाकई निकल गए हैं। तब तक तो एक ख्वाब सा लग रहा ना, वो मेक श्योर तभी हुआ जब हम जेन्युइन एक मेन रोड पे आ गए थे। और कैसा लग रहा था ट्रैफिक और सारा? बहुत अजीब लग रहा। ये जब ठोकर पहुंचे ना, क्योंकि इसका रास्ता वहां से इस तरह था ही नहीं, जब नहर है जो हमारी, ये कनाल रोड है, तो ये कनाल रोड आया, ये कहते ये कौन सी जगह है? मैंने कहा यार आपको घर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने इसने वो ना रोड देखी नहीं थी। कहते ये कौन सा पुल है, ये कौन सी जगह? मैंने कहा यार मैं एक नक्शा भूल चुका था काफी हद तक। और इसने मुझे एक फोन दिया जो कहता कि एक बैकअप फोन है फिलहाल के लिए, कन्वर्सेशन के लिए ये फोन यूज कर लो। वो मेरे से फोन ही नहीं यूज हुआ। अनलॉक किया, मैंने कहा यार ये टाइप नहीं हो रहा मेरे से। तो मैं सबको वॉइस नोट ही भेजी, यार मेरे से टाइप नहीं हो रहा। और इंस्टाग्राम, ये वो एक अकाउंट इसने बीच में लॉगिन किया हुआ था, वो खोला, बड़ा एक अजीब सा लग रहा, जबकि मैं वो बंदा हूँ जो एक मिनट के लिए भी फ़ोन के बगैर नहीं रह सकता। और वो 3 महीने 100 दिन जो मैं पूरा रहा हूँ, 100 दिन टोटल, उस दौरान मतलब एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि मैं कोई चलो छोटा मोटा हाथ में पकड़ ही लूँ, सिवाय उसके जो NCCI में एक आधी बार मुझे कॉल करनी पड़ गई थी। और जब आप घर पहुंचे तो वो मोमेंट बड़ा मतलब आप कह लें कि अम्मा बाहर ही खड़ी हुई थी घर के गराज में ही। तो बस वो भी कुछ नहीं कहा, रो पड़ी थी वो भी गले लगा के। तो खड़े रहते उधर ही, 5 मिनट तो खड़े ही रहते। हाँ, गले लगा के बस खड़े हुए थे, बस खड़े रहे हैं, कोई बात नहीं की, खड़े रहे हैं। फिर मैं अंदर गया हूँ, फिर मैं सबसे मिला हूँ। अरूब और मामा बाहर ही खड़ी थी, उनको मना किया था कि जेल से लेने सिर्फ ज़िया ही जाए, तो वरना वो भी आना चाह रहे थे। तो बस फिर मैं अंदर गया हूँ। अब्बा जी कहीं गए हुए थे नमाज़ पढ़ने, मगरिब का टाइम था, वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। तो मैंने फिर घर वाले तो इमोशनल थे, रो रहे। अब्बा जी नहीं थे तब, नमाज़ पढ़ के आ ही रहे थे। मैंने घर वालों को फटाफट कहा कि अच्छा पापा आएंगे ना, कहना है कि साथ की बेल नहीं हुई, ऐसी शुगर लगा लेंगे। वो फिर मेरा शैतानी दिमाग वहाँ मैं एक कमरे में छुप गया। वो जैसे आए हैं, इन्होंने वहाँ पे कहा कि वो साथ की बेल नहीं हुई, वो ये दिस। वो परेशान हो गए। मैंने कहा यार पहले ही उनका हार्ट का MF40 जाके मिल लिया। फिर ये इस तरह के कुछ मोमेंट्स हैं, उसकी हमने कोई वीडियो नहीं बनाई और कोई हमने व्लॉग नहीं किया। वो बिल्कुल एक मोमेंट सिर्फ मेरा और मेरी फैमिली का था। कोई मेरे अंदर ये नहीं था कि अच्छा चलो, जबकि मुझे भी पता है कि जेल से निकलने के सारे बड़े बड़े व्यूज़ आने हैं। मैंने कहा नहीं, ये मोमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ये किसी और का मोमेंट नहीं है। हाँ शायद मैं CCTV फुटेज से मैं कुछ ना कुछ निकाल सकता हूँ तो निकाल सकता हूँ। और पहली रात कैसा लगा 3 महीने 100 दिनों के बाद घर सोते हुए? जो पहली चीज जो जब मामा ने पूछा ना मेरे से कि क्या खाओगे, ये सिर्फ क्या खाओगे सुन के ही मतलब आप कह लें कि मैं एक उस जोन में चला गया था कि अच्छा मेरे पास ऑप्शन है कि क्या खाओगे, कि अब मैं उनको कह सकता हूँ कि मैंने ये नहीं ये खाना है या ये नहीं ये खाना है। तो ये सिर्फ ये अल्फाज सुनने के लिए कि क्या खाओगे, इसके लिए भी 100 दिन गुजर गए।
ये साद और रहमान डकी भाई हैं, और यकीन करें अभी तक वो फीलिंग्स, वो एहसासात, वो जज्बात, वो इमोशंस जो ज़िया ने इन 100 दिनों में देखे, जो डकी ने भुगते, जो फैमिली ने भुगते, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो बताई नहीं जा सकती। बहुत सारी बातें हैं, बड़े क्रिटिकल लम्हे हैं, और दरमियान में बड़ी दिलचस्प एक फिल्मी कहानी है, वो सुनाई नहीं जा सकती। लेकिन ये एक और है जुल्म की दास्तान NCCIA की, और मैं हैरान हूँ कि इस वक्त चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट तो वैसे ही मुक गई है, लेकिन चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस ख़त्म हो चुका है। लेकिन NCCI वाले आज इस वक्त चाहे कोई सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 15, 16, 17 का, तो मुझे रियासत की मुद्दत में पर्चा करके मुझे अरेस्ट कर सकता है और 3 महीने उस गंदी हवालात में रख सकता है। 3 महीने, जिसमें जानवर ना रखे जा सकें। बाहर दुनिया में देखें तो जहाँ कुत्ते और बिल्लियाँ रखी जाती हैं, उनके भी होते हैं कि पानी यहाँ हो, जगह बैठना हो, गर्म हो, ठंडा हो, फलाना हो। ये एज इट इज़ बात मेरे जो चक्की के साथ वाले थे उन्होंने मेरे से पूछी थी, कहते आपकी हवालात कैसी थी। मैंने कहा मेरा कुर्बानी का जानवर जो था ना वो उससे बेहतर जगह पे रहता है। एज इट इज़, मैंने उसको एज इट इज़ सेम बात की थी। मैंने कहा आगे आप समझो, मतलब वो गोबर भी कर ले, जो मर्जी कर ले, वो स्टिल उससे बेहतर जगह पे है। और मुझे लगता है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, साद भी, मैं भी, ज़िया भी, और हमारा कसूर ये है कि हम मशहूर क्यों हो जाते हैं, हमारे पास पैसा क्यों आ जाता है। ये एलीट क्लास के पास पैसा होना चाहिए, मिडिल क्लास के पास नहीं होना चाहिए। और जब कोई मिडिल क्लास का ऊपर जाता है, हम कहानियां बड़ी सुनाते हैं, बिल गेट ट्रक ड्राइवर सी, या बिल गेट ड्रॉप आउट स्कूल सी, कॉलेज सी, इतनी तरक्की कर गया। यहाँ तरक्की जुर्म है, खुशहाली जुर्म है। इसलिए फिर गिद्धें आती हैं, चीलें आती हैं, वो आपको नोचती हैं, जैसे डकी को नोचा गया, जो ज़िया ने देखा, रूब ने देखा, फैमिली ने देखा, डॉक्टर उमर आदल है। इस तरह और बड़ी कहानियां आपको सुनवाऊंगा। ये एक NCCI एक है, कदम कदम पर इस तरह के खुले हुए हैं वो कसाई खाने। दुख और तकलीफ की बात है। मैं यकीन करें सारा कुछ बता नहीं सकता, ना ये सुना सकते ना मैं बता सकता हूँ। ये है मेरा प्यारा पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें इस्लाम ढूंढ के दिखा दें, जमहूरियत ढूंढ के दिखा दें, पाकिज़गी ढूंढ के दिखा दें। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इशाक भाई थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया।